हेलो एवरीवन, वेलकम टू फर्स्ट एम्पायर पॉडकास्ट। जब वो कैप्टन बने थे तब से आईसीसी ट्रॉफीज उंगलियों पे गिनता था कि ये आएंगी वो आएंगी। इससे थोड़ा स्टार्टिंग में डिसअपॉइंटमेंट भी हुई थी, जिस तरह से 22 कैंपेन गया था, जिस तरह से फिर 23 WTC गया था, 23 वर्ल्ड कप फाइनल्स में हार गए। नो डाउट उस फाइनल्स में दिख गया था तब तक कि हम अब एक अलग बीस्ट ओडीआई टीम या वाइट बॉल टीम बन रहे हैं। दैट गॉट रिफ्लेक्टेड इन 24 एंड 25 विक्ट्रीज। मेरे को जो रोहित शर्मा याद है, मुझे इतना याद है कि ड्यूरिंग दोज टाइम्स फेसबुक पे एक पेज होता था ट्रोल क्रिकेट नाम से, एंड दो क्रिकेटर्स जो सबसे ज़्यादा क्रिटिसाइज किए जाते थे इंडिया की तरफ से, जिन पे मीम्स बनते थे सबसे बड़े, वो थे सर जडेजा एंड मैगी शर्मा, यानी मैगी मैन रोहित शर्मा। मैगी मैन तो उन्होंने जब 2011 के अराउंड उनके परफॉर्मेंसेस थी, उसके बाद मीडिया हाउसेस ने सब ने, बिकॉज ही हैड गेन वेट आल्सो, तो वो बना दिया था एंड ऑब्वियसली टुक इट टू हार्ट। आपको पता मैगी मैन बोलते क्यों थे? 2 मिनट में आउट हो जाते थे ना, हाँ। उतने में मैगी बनती थी, ये सब था। सो ये उनके मीम्स भी यही बनते थे कि भाई 2 मिनट रुको बस मैं आया। So he goes And just see from there he evolved as one of the greatest white ball players ever in the world cricket and one of the best batters to come out of India. और बहुत अमेजिंग जर्नी रही है। और कंसिडरिंग कि वेरी फ्यू पीपल टॉक अबाउट his early life, we know a lot about Virat Kohli. Even MS Dhoni movie has given us glimpses about what MS Dhoni is all about, but very few people know about Rohit Sharma, that even his life struggle was not, I would say, less than anybody else जो हम बात करते हैं। मतलब हम जितना जायसवाल के बारे में बात करते हैं कि हाँ जायसवाल का बड़ा हम्बल उससे आना है, तो रोहित शर्मा का भी सिमिलर सा ही कहानी रही है। एक रीज़न ये हो सकता है कि रोहित शर्मा की जो पीआर टीम है, कभी उन्होंने ये एंगल भी एक्सप्लोर नहीं करा, या हो सकता है कि रोहित शर्मा ने खुद ही बोला होगा कि मत करो। रोहित शर्मा और धोनी दोनों अपने बैकग्राउंड के बारे में ज़्यादा बात करके खुश नहीं फील करते। दे नेवर टॉक अबाउट मच। ये भी आई थिंक जो आज तक के वो रिपोर्टर हैं, जो क्रिकेट पे आजकल बड़ा, जिन पे आपने मिश्रा जी ने आके बहुत उछाला था, वहाँ पे आई थिंक प्रज्ञान ओझा हैड शेयर्ड अबाउट रोहित शर्मा अर्ली लाइफ एंड एवरीथिंग। देन ओनली पीपल गॉट टू नो अबाउट, अदरवाइज ज़्यादा पता नहीं था। अभी भी ऐसा नहीं है कि सबको पता है ये बात। नहीं, मतलब कंसिडरिंग दैट ही कम्स फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड। मतलब उनके फादर नागपुर में एक मतलब फैक्ट्री के वेयर हाउस के केयर टेकर थे। अब आप वर्ड केयर टेकर यूज़ करो या यू कैन इवन यूज सम अदर वर्ड ऑल्सो। मतलब जैसे अब पान सिंह, सो ये अपनी जो धोनी की मूवी थी उनमें अगर देखा जाए तो उनके फादर को पंप ऑपरेटर दिखाया गया। मतलब कि पंप ऑपरेटर दिखाना चाहते हो, यू केयर टेकर ऑफ द ग्राउंड बनाना चाहते हो, या हम उसे माली बोलना चाहते हैं, वॉट एवर इट डिपेंड्स, वो आपके ऊपर हो जाता है कि बट कंसिडरिंग इट्स अ, मतलब सर्टन टाइम्स वी ट्राई टू शुगर कोट सर्टन थिंग्स विदाउट रियलाइजिंग दैट coming from that strata of society is not easy. It's very difficult. मतलब can you imagine कि आप अपने आसपास जो स्ट्रगल करते हो लोग देखते हैं, कि वो कल इमेजिन करें कि मेरा बच्चा इंडिया का ऑल फॉर्मेट कैप्टन होगा फॉर दैट टू सच अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। आई डोंट थिंक सो इट इज़ ईजी। तो इनके फादर बेसिकली महाराष्ट्रन एंड मदर कम्स फ्रॉम वाइजैग, आई थिंक विशाखापट्टनम से, उस एरिया से, आंध्रा से। तो काफ़ी हम्बल बैकग्राउंड, एज आई सेड कि फादर के पास ही कुडंट लाइक मेक एंड्स मीट। तो 5 भाई हैं, 4 भाई इनके छोटे हैं, सबसे बड़े इनके फादर ही हैं, और चारों इनके दादाजी के साथ मुंबई में रहते थे एंड ऑल में। तो बिकॉज रोहित शर्मा के पेरेंट्स के लिए बच्चा बड़ा करना, पालना उस इनकम में पॉसिबल नहीं था, तो ही वाज सेंट टू मुंबई टू लिव विद हिज ग्रैंड पेरेंट्स। और वहाँ जो 99 में क्रिकेट एकेडमी के कैंप के लिए 800 रुपये की फ़ीस थी, तो वो भी 50-50 रुपये इकट्ठे करके इनके चारों भाइयों ने, मतलब चारों चाचों ने, यू कैन से, एंड दादाजी ने इकट्ठे करके इनको एक कैंप में भेजा था। तो कैंप में व्हेन ही वाज प्लेइंग, तो वहाँ पे स्वामी विवेकानंदा इंटरनेशनल स्कूल के जो कोच हैं दिनेश लाद, वो अपनी टीम को लेके आए थे, एंड उनकी टीम ने आई थिंक 70 समथिंग स्कोर किया था। एंड व्हेन the opposition started bowling, so he was very impressed with the action and the smoothness of Rohit Sharma's off spin. अच्छा, तो बहुत इम्प्रेस हुए कि यह तो लड़का बहुत अच्छी बॉल करता है। मतलब ये इतनी यंग एज में इतना क्लीन एक्शन, इतना प्यारा लूप एंड एवरीथिंग है, तो मे बी ही शुड बी इन्वाइटेड टू बी अ पार्ट ऑफ आवर स्कूल टीम। तो उन्होंने उनके पेरेंट्स से, मतलब पेरेंट्स तो नहीं, मतलब उनके गार्जियन से बात की कि यार आप इसे विवेका, मतलब हमारा जो स्वामी विवेकानंदा इंटरनेशनल स्कूल है उसमें एडमिशन दिलवाइए, बिकॉज आई एम द कोच देयर, सो आई कैन मे बी प्रोपेल हिज क्रिकेटिंग जर्नी फॉरवर्ड।
तो फीस उस टाइम पे 350 रुपये थी, आई थिंक 275 245 ऐसे कुछ थी फीस, विच वॉज नॉट पॉसिबल कि रोहित शर्मा उसे अफोर्ड कर पाते. तो रोहित शर्मा सेट कि यार मेरे लिए तो ये पॉसिबल नहीं है कि आई कांट अफोर्ड दिस 99 में इतनी फीस वो अफोर्ड नहीं कर सकते थे. तो उस केस में फिर दिनेश लाद ने प्रिंसिपल से बात करके फुल स्कॉलरशिप दिलवाई थी इनको. पहले 50% स्कॉलरशिप थी, फिर बाद में ड्यू टू हिज परफॉर्मेंसेज इट वाज टर्न इनटू 100% स्कॉलरशिप. एंड फर्स्ट टाइम एवर इन द स्कूल्स हिस्ट्री इट वाज डन कि किसी के लिए स्पोर्ट्स पर्सन के लिए इस तरह की स्कॉलरशिप दी गई हो. तो लॉट ऑफ क्रेडिट गोज टू दिनेश लाद फॉर दैट, एंड दैट्स व्हाई रोहित रियली रेट्स हिम वेरी 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 हाई. एंड तब भी क्रिकेट गियर के पैसे नहीं होते थे, तो वो रोहित ने इवन अर्ली एज में दूध बेच के छोटी छोटी चीज़ें करके इकट्ठे करके खरीदा था. तो दिस इज़ हाउ ही यूज्ड टू बेसिकली स्पॉन्सर हिज क्रिकेट गियर्स. तो जस्ट इमेजिन कि ये चीज़ें कभी डिस्कस भी नहीं होती हैं कहीं पे भी. Nobody knows about it कि kind of humble background he comes from. तो स्टार्टिंग में ऑब्वियसली ही एज नंबर 8 पे बैटिंग करते थे रोहित, बॉलिंग करते थे. तो एक बार दिनेश लाद ने उनको एक स्पिनर के अगेंस्ट बैट करते हुए देखा, एंड ही वाज जस्ट वॉकिंग बाय एंड ही ऑब्जर्व्ड कि इसके पास टाइम कितना है, पॉइज कितना है. तो रियली लाइक्ड इट. तो ही स्टार्टेड पुशिंग हिम फॉर नंबर 4. ओपन तब भी नहीं किया था. नंबर 4 पे कुछ रिजल्ट्स आने शुरू हुए. देन जो इन हैरिस शील्ड ट्रॉफी होती है इनकी स्कूल ट्रॉफी, उसमें रोहित ने पहली बार ओपन किया था, और ओपन करते 122 नॉट आउट ऐसा कुछ स्कोर किया था. एंड फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स हिज जर्नी किक्ड ऑफ. बट जो अंडर 16 ट्रायल्स थे उसमें महाराष्ट्र में ये रोहित का नहीं हो पाया था. तो उस टाइम भी द लेडी लक हैड सम अदर प्लान्स कि रूल चेंज हो गया, अंडर 16 की जगह अंडर 17 एज ग्रुप प्रमोट होना शुरू हुआ. तो फिर उसके कारण रोहित अगले साल अंडर 17 के लिए एलिजिबल हो गए, एंड ही गॉट सेलेक्टेड फॉर अंडर 17 स्टेट टीम. और फिर वहाँ से उनकी जर्नी किक ऑफ होनी शुरू हुई. अदरवाइज उनकी जर्नी शायद अंडर 16 तक ही ख़त्म हो जाती है, और शायद हमें कभी रोहित शर्मा मिलते ही नहीं. तभी मैं कहता हूँ कि ऑलरेडी ऑल्सो अ डेस्टिनीज चाइल्ड, बिकॉज सर्टन थिंग्स वर जस्ट लाइक कह लो अलाइंड ही इस तरह से थी कि रोहित शर्मा को वहाँ तक पहुँचाना है. और बहुत सारे प्लेयर्स का उनका रोल रहा है. मतलब जब जूनियर क्रिकेट कैंप्स में वासु परंजपे थे, उनसे दिनेश लाद ने रोहित शर्मा को इंट्रोड्यूस करवाया था. वासु परंजपे मतलब डोमेस्टिक के बहुत बड़े लेजेंड माने जाते हैं मुंबई के, नॉट बिकॉज ऑफ हिज परफॉर्मेंसेज बट ऑल्सो बिकॉज ऑफ व्हाट ही हैज़ डन फॉर द क्रिकेट इन द सर्कल्स. मतलब काफ़ी ज़्यादा. उनके बेटे जतिन परंजपे के बारे में हम जानते भी हैं. उनका भी रणवीर अलाहाबादी के साथ पॉडकास्ट भी आया था, जहाँ पे उन्होंने शुभमन गिल के वो शॉट की बात की थी एंड ऑल. एंड ही इज़ वेरी डीपली इन्वॉल्व. इंडियन टीम के साथ भी उन्होंने काम किया, इंडियन टीम के लिए खेले भी हैं. 98 में टोरंटो में जो सहारा कप था उसमें उन्होंने मैचेस खेले थे. कीनिया अगेंस्ट उनका 98 में डेब्यू हुआ था. सचिन के बहुत क्लोज फ्रेंड है, मतलब गुड फ्रेंड ऑफ सचिन. एंड 98 में ही प्लेड 4 ODIs फॉर इंडिया. जतिन परंजपे डोमेस्टिक के काफ़ी अच्छे प्लेयर थे वो भी. तो और उनके फादर ने स्पॉट करा था. फादर ने रोहित को देखा एंड ही वाज वेरी अमेज्ड विद हिज बैटिंग. देन ड्यूरिंग वन ऑफ द नेट्स ही इनवाइटेड दिलीप वंसरकर एंड दिलीप वंसरकर को बुलाया था और परवीन आमरे को कि इस लड़के की बैटिंग देखो, बिकॉज दे वर द सेलेक्टर्स फॉर द जूनियर क्रिकेट एंड ऑल. So obviously Rohit was able to impress everybody. He knew that selectors are around the corner, so he displayed his top skills. कि बहुत बड़ी बात है जो धोनी मूवी में भी दिखाते हैं कि जब मौका आता है उस दिन आप क्या करते हो कि छक्के वहीं मारना जहाँ सेलेक्टर्स बैठे हो. तो वही रोहित ने भी करके दिखाया कि on the D-Day when he knew that he's under the pump, he delivered his one of the best performances. Got picked for under 19 World Cup and there everybody talked about him. He was looking surreal. मतलब वो टाइम था उनके पास. ब्रिलियंट 50s एंड ऑल उनके आए. वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ द टूर्नामेंट. रियली फाइनल्स में इंडिया पाकिस्तान से हारी थी. वो फाइनल्स तक तो बिल्कुल ऑलमोस्ट इंडिया का सेल थ्रू सा हुआ था. पुजारा थे उनके साथ उस टीम में, रविंद्र जडेजा थे उस टीम में, पीयूष चावला थे उनके साथ, ईशांत शर्मा थे. तो सारे प्लेयर्स जो बाद में इंडिया खेले और उनमें से कितनों को रोहित ने कैप्टन भी किया, वो सभी उस टीम में थे. एंड रोहित गॉट आउट फॉर अ डक आई थिंक इन फाइनल्स, एंड इंडिया 71 ऑल आउट हो गई थी 109 का टारगेट चेज करते हुए. तो अनवर अली ने जो बनाना स्विंग करके दिखाई थी बोथ साइड, मतलब वो अनबिलीवेबल थी. पर जबकि उसके बाद अनवर अली भी गायब हो गए, कभी खेले नहीं पाकिस्तान के लिए खास. बट वन साइड मैंने उस मैच के हाईलाइट्स देखी हुई हैं. मतलब वो अनबिलीवेबल स्किल था उस बंदे का जो उसने दिखाया था उस दिन. मतलब बॉल ऐसे लहरा रही है, मतलब यू कैन नॉट डू एनीथिंग अबाउट इट. तो बहुत लोग बात करते थे बिकॉज द टाइम ही हैड टू प्ले द शॉट्स एंड एवरीथिंग, कि वो पॉइज था उनमें, वो शॉट खेलने की कैपेबिलिटी थी. काफ़ी बात होती थी उस चीज़ की उनकी स्टार्टिंग से. तो इस चक्कर में इवन बिफोर इज रणजी डेब्यू, इवन
before he even played a single match for Mumbai in Ranji Trophy. इनका because of his India A performances, India A टॉर पे ये गए, वहाँ पे इनके performances and all को देख के चैम्पियंस ट्रॉफी जो 2006 का था उसके 30 प्रोबेबल के स्क्वाड में रोहित शर्मा सिलेक्ट हो गए थे. तो रमीज़ राजा ने भी इवन कल सिटी के टाइम जब फाइनल चल रहा था उस टाइम बात की थी कि मैंने इसको अबू धाबी में किसी A टूर्नामेंट में देखा था एंड आई क्लियरली सेड कि दिस गाय शुड बी पुश्ड इनटू इंडियन टीम, दिस गाय इज स्पेशल. कुछ है इनकी बात. इवन विराट कोहली ऑल्सो सेज कि हमने इतना नाम सुना था रोहित शर्मा का, यार अलग ही लेवल का बैटर है एंड ऑल है. तो चैम्पियंस ट्रॉफी में कुडंट मेक इनटू द फाइनल 15, 30 स्क्वाड तक ही रह गए थे. पर उसके बाद फिर उनका दिसंबर में अराउंड 1 दिसंबर आई गेस ही मेड अ डेब्यू फॉर मुंबई इन रणजी ट्रॉफी. बड़ा अजीब सा सीज़न था मुंबई का. पहले मैच में वेस्ट बंगाल के साथ आई थिंक फॉलो ऑन मिला था मुंबई को. रोहित कुडंट डू मच, 21 रन ही मारे थे. फिर हैदराबाद से 9 विकेट से हारे थे और इवन पंजाब से भी फर्स्ट इनिंग डेफिसिट में मुंबई पे चढ़ गया था. और तीनों मैचेस में कुछ खास रोहित कर नहीं पाए थे. हैदराबाद के अगेंस्ट उन्होंने एक अच्छा फाइटिंग 95 मारा था सेकेंड इनिंग्स में. तो वहाँ से लगा था कि इस बंदे में बात जो है वो है. फिर मुंबई का कैंपेन वाज ऑल ओवर द प्लेस. मतलब एक मैच आप हार गए हो, एक मैच आप फॉलो ऑन हुए और एक मैच में आपको इनिंग्स लीड आपने कंसीड की है. तो आप पॉइंट टेबल पे कहीं हो ही नहीं एक तरह से. तब जो उनका कैंपेन लग रहा था कि इट इज़ गोइंग डाउन हिल. मतलब उस टाइम पे अमोल मंजूमदार वॉज द कैप्टन ऑफ मुंबई, जो पता ही होगा कहाँ पे नाम सुना उनका, जो इस टाइम इंडियन वुमेन टीम के कोच भी रह चुके हैं. और जब वो फेमस पार्टनरशिप ऑफ विनोद कांबली एंड सचिन तेंदुलकर आई थी तो उसमें जो बैट्समैन पैड करके बैठा हुआ था 2 दिन के लिए अमोल मजूमदार थे. ये भी रमाकांत आंचरेकर के मतलब थे. और वन प्लेयर हु जस्ट कुडंट ब्रेक इनटू द इंडियन टीम बिकॉज द कॉम्पिटिशन इट हैड. अदरवाइज वो डिजर्व करते थे. तो उसके बाद गुजरात के अगेंस्ट स्पोर्ट्स मैच था. वहाँ रोहित काइंड ऑफ शोड हिज क्लास. मतलब उन्होंने 267 बॉल्स में 205 रन मारे थे. एंड वहाँ से दिखा कि इस बंदे में कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी है. और फिर मतलब अगले तीनों मैच में मुंबई रौनता हुआ सेमीफाइनल में पहुंच गया. मतलब तीनों मैच उन्होंने आई थिंक इनिंग्स डिफीट से ही हराया था. तो फिर सेमीफाइनल्स में बड़ा खतरनाक मैच था बड़ौदा के साथ. सेकेंड इनिंग्स में मुंबई थोड़ा सा आई थिंक मुंबई के पास लीड था 70-80 रन्स का. और जब सेकेंड इनिंग में बैटिंग करने आए मुंबई की टीम तो 2 पेसर्स राकेश पटेल जो डोमेस्टिक के बहुत बड़े मतलब नाम है बिकॉज फॉर हिज लॉन्ग स्पेल्स 135 पे ही एट द एबिलिटी टू बॉल मूव द बॉल. और दूसरे हमारे इरफान पठान. तो 2007 में इरफान पठान जो थोड़ा सा इंडियन टीम रेकनिंग से थोड़े बाहर हो गए थे. दे जस्ट रैन थ्रू द मुंबई इंडियन साइड, मुंबई रणजी टाइम साइड. मतलब 0 रन पे मुंबई की 5 विकेट उड़ गई थी. मतलब 3.2 overs 0 for 5 was the score of Mumbai in that match. Somehow they managed to score 145 and वो मैच जीते. फाइनल्स में गए. फाइनल्स में सचिन तेंदुलकर was also there. Tendulkar played that Ranji finals in 2007 and Zaheer Khan was also there. Agarkar was also there. So they had, I think Zaheer took 9 wickets in that finals and Rohit scored a beautiful 50 also and Sachin scored 100 along with I think Wasim Jafar. तो वसीम जाफर सचिन ने दोनों ने 100 किया था. और उसके बाद भी कोलैप्स हुआ था मुंबई बट दे वर एबल टू विन दैट मैच. गांगुली ऑल्सो प्लेड दैट मैच. वो ऑपोजिशन में थे बंगाल के लिए. एंड दीप दास गुप्ता वॉज द कैप्टन ऑफ बंगाल. और एक टाइम ऐसा था जिसमें आई थिंक गांगुली वॉज लिटरली रनिंग अवे विद द मैच. मतलब 70-80 रन या 100 कुछ रन रह गए थे और 5 या 6 विकेट उड़ी थी. और 5 विकेट उड़ी थी, 5 बची थी. और 4-5 रन में वो 5 विकेट उड़ गई थी. Zaheer just went through the बैटिंग लाइनअप. टेल प्लस गांगुली एवरीबडी. लाइक 4 विकेट्स रहीर ने निकाले थे, 1-2 अगरकर ने. और 6 विकेट्स लाइक 12-13 रन में उड़ गई थी. इतना बुरा हाल हुआ था फाइनल्स में इस तरह से. एंड दे मतलब मुंबई का बड़ा मिराकुलस सा वो कैंपेन था. एंड आफ्टर विनिंग ऑब्वियसली रोहित शर्मा's नेम केम अप इवन मोर फॉर हिज heroics in that revival of Mumbai's campaign. And then finally he was able to make the cut on 23rd of June 2007 against Ireland. बैटिंग का मौका नहीं मिला उनको बिकॉज उसमें इंडिया 1 विकेट से जीत गया था. मतलब 9 विकेट से जीत गया था, 1 ही विकेट आउट हुई थी. जीजी जो उनके करंट कोच हैं, ही वाज द मैन ऑफ द मैच. एंड अगले मैच में भी साउथ अफ्रीका अगेंस्ट उनको 1 ओवर करने को मिला था और रन 8-9 ही मारे थे. कालिस की बॉल पे वो बोल्ड हो गए थे. तो ज़्यादा कुछ ऐसा स्टार्टिंग में मिला नहीं. उनके फर्स्ट 3 years ऑफ ODI वर वेरी हॉरेबल. लाइक पहले में 20 की एवरेज थी, दूसरे में 25 थी, तीसरे में वैसे 25 की एवरेज थी. तो पहले 40th ODI में जाके उनका 2010 में पहला 100 आया था.
तो 2010 was great. Then 2010 के end पे साउथ अफ्रीका टूर पे ही couldn't make it through the वर्ल्ड कप स्क्वाड ऑफ 2011 बिकॉज सीरीज में उनका कुछ नहीं आया था. तो ही वॉज देयर इन द स्क्वाड अर्लियर बट फाइनल 15 में couldn't make it and that was the life changing experience for रोहित. उसके बाद में आते हैं बट रोहित जहाँ से रेकरिंग में आए वो बड़ा इंटरेस्टिंग सा फेज है. वो था 2007 का वर्ल्ड T20 क्योंकि इंडिया उस साल वर्ल्ड कप बहुत बुरी तरह हारा था. और हुआ क्या था कि 2007 में फर्स्ट राउंड में ही इंडिया और पाकिस्तान दोनों बाहर हो गए थे. तो फॉर फाइनेंशियली दैट वर्ल्ड कप वाज अ डिजास्टर फॉर आईसीसी. तो दे वांट इसी वजह से ही क्या 2007 में वर्ल्ड T20 आया. यस इसीलिए उसको कवर अप करने के लिए दे वांटेड टू पुश अनदर वर्ल्ड आईसीसी इवेंट सो दैट दे कुड कवर अप फॉर द फाइनेंशियल लॉसेस दैट वर देयर इन दैट ईयर बिकॉज ऑफ डिजास्ट्रस वर्ल्ड कप इन वेस्ट इंडीज. एक तो ऑडियंस कोई देखने नहीं गई वहाँ पे, मेजर टीम्स बाहर हो गई, बड़ा कुछ हुआ था. दैट वाज अ हॉरिबल थिंग. तो T20 की ज़्यादा कुछ टाइम बात नहीं करता था. बड़ी न्यू फॉर्मेट था. इंडिया तो तब एक ही T20 खेला था. तो जो बिगीज हैं इंडियन क्रिकेट के, गांगुली, द्राविड, तेंदुलकर, दे सेड नो कि हम तो नहीं जा रहे हैं. मुझे इतना याद है कि जब ये वर्ल्ड कप T20 हुआ था तो इवन वो जीतने के बाद भी देयर वाज अ गाइडलाइन कि इंडिया जो है वो साल के 2 T20 ऐसी खेलेगा. यही था. हाँ काफ़ी कुछ था. मेरे को इतना याद है कि साल के 2 T20 और ये IPL ने सब कुछ चेंज किया. तो अब ये सोचो कि तेंदुलकर सेड कि मैं नहीं खेलूंगा, कोई फ़ायदा नहीं है, गांगुली, द्रविड़ कोई नहीं गया. तो एक यंग टीम को MS धोनी के साथ भेजा जिसमें पेगिंग ऑर्डर में सहवाग, फिर युवराज, फिर धोनी थे. तो सहवाग, युवराज ने भी कैप्टनसी करने से मना कर दिया कि यार क्या बेइज्जती सी होगी, हमें फॉर्मेट समझ भी नहीं आता, क्या मजाक सही है, तो हम नहीं करेंगे. तो उस टीम में रोहित शर्मा गॉट द चांस बट स्टार्टिंग के मैच में उनको खेलने का मौका नहीं मिला. फाइनली इंग्लैंड के अगेंस्ट उनका T20 डेब्यू हुआ पर उस मैच में युवराज ने 6 छक्के मारे तो रोहित शर्मा को बैट करने का चांस ही नहीं मिला. तो वो इंग्लैंड मैच से पहले उन्होंने अपने कोच से, उस टाइम अपने कोच से वो बहुत रेगुलरली बात करते थे. तो दिनेश लाल से उन्होंने फ़ोन पे बात की, कहते सर यार खिला ही नहीं रहे हैं यार, क्या करें. तो हिज कोच सेड कि ब्रो लुक एट द बैकग्राउंड यू कम फ्रॉम एंड यू आर विद द इंडियन टीम इन द स्क्वाड. ये छोटी चीज़ है. मतलब तू सोच, आज से 8 साल पीछे जा, जब 99 के तू उस कैंप में मुझे दिखा था तब तूने कभी सोचा था कि तू एक टाइम पे इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में बैठा होगा. तो जिस दिन अपॉर्चुनिटी आएगी उसे कैश इन कर. ये मत सोच कि मुझे तो मौका नहीं मिल रहा, ये नहीं मिल रहा. दैट वाज द गेम चेंजिंग एक्सपीरियंस फॉर रोहित. तो जब साउथ अफ्रीका अगेंस्ट नॉकआउट, ऑलमोस्ट नॉकआउट मैच था, अगर इंडिया वो मैच हारती तो बाहर हो जाती, तो वहाँ पे रोहित और इंडिया हैड अ वेरी हॉरिबल स्टार्ट. आई थिंक 4 विकेट्स इंडिया की बहुत जल्दी उड़ गई थी. देन ही स्कोर्ड अ ब्यूटिफुल 50 एंड ऑलमोस्ट 100 रन पार्टनरशिप विद MS धोनी. और वहाँ से फिर इंडिया 150 समथिंग स्कोर करके उन्होंने साउथ अफ्रीका को बुरी तरह हराया. एंड देन एक रन आउट भी किया था उन्होंने, आई थिंक जस्टिन कैम्प का, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट रन आउट. एंड वहाँ से फिर रोहित शर्मा का. यहाँ पे सर फेज वाइज फेज तो आते हैं बाद में. पहले अगर हम बात करें रोहित शर्मा एज अ बैटर की, क्या स्ट्रेंथ्स क्या थी जिसकी वजह से वो उनका टीम इंडिया में या हर जगह पे चांस मिलना स्टार्ट हुआ था? तो रोहित की एक खासियत क्या है कि जो उनका स्कूल था स्वामी विवेकानंद स्कूल, उसमें ना सीमेंटेड विकेट्स होती थी. और प्लस जो दिनेश लाल थे वो बहुत स्ट्रांग बिलीवर हैं कि बैट्समैन की टेक्निक खोलने के लिए उनके लिए टेनिस बॉल क्रिकेट बहुत ज़रूरी है. तो रोहित का अर्ली काफ़ी क्रिकेट टेनिस बॉल क्रिकेट था और सीमेंटेड विकेट्स पे क्रिकेट था, तो जिसपे जनरली बाउंस थोड़ा ज़्यादा मिलता. इसलिए रोहित ऑलवेज वॉज वेरी गुड प्लेयर ऑफ शॉर्ट बॉल. एंड प्लस वो शॉर्ट बॉल को खेलते खेलते अब वो कहीं ना कहीं बॉल को जल्दी पिक करने की भी आदत आ जाती. तो यूज टू पिक द लेंथ वेरी अर्ली. तो ऑब्वियसली चीज़ें डिफरेंस थी. स्टांस एंड ऑल पे हम बाद में आएंगे. तो उनकी खासियत थी कि एक तो ओपन स्टांस के साथ जब खेलते ओपन चेस्टेड, तो ही नेवर यूज टू गेट लॉक्ड. पुल शॉट, हुक शॉट उनकी स्ट्रेंथ. दैट एक्स्ट्रा टाइम ही हैड, ब्रिलियंट अगेंस्ट स्पिन बिकॉज ऑफ द फुटवर्क. एंड प्लस ऑब्वियसली जो मुंबई क्रिकेट के थ्रू निकल के आता है ना, वहाँ पे कांगा लीग है जिसपे बिल्कुल अनकवर्ड विकेट्स के ऊपर मैचेस होते हैं, तो आपको काफ़ी सारे एक्सपोजर्स मिल जाते हैं ऑन प्लेइंग टफ क्रिकेट. मतलब दैट्स वाई मतलब मुंबई क्रिकेट को इतना वैल्यू किया जाता है. अब इवन कर्नाटका ने भी इसे काफ़ी रेप्लिकेट करने की कोशिश की है. तो ही वॉज ब्रिलियंट अगेंस्ट क्वालिटी बॉलिंग ऑन टफ विकेट्स ऑल्सो, अगेंस्ट गुड स्पिन. आपने अभी भी देखा है कि उनके पास अच्छी टफ कंडीशन में भी क्विक स्कोरिंग की एबिलिटी है. तो ऑब्वियसली ये स्ट्रेंथ ही है उनकी. प्लस
द रेपर्टोयर ऑफ शॉट्स ही हैज़, उनके पास दुनिया का हर शॉट है, मतलब वो रिवर्स स्वीप स्कूप जो चाहें खेल सकते हैं। आपने चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में देखा कि वो उन्होंने नेथन स्मिथ की फुल पेसी डिलीवरी पे पीछे का स्वीप स्कूप मारा था, हाँ, और उससे पहले आगे का छक्का भी मारा था। तो ही हैज़ एवरीथिंग, एंड वो ना लगता है कि आगे बढ़ के छक्का मारना इतना ईजी होता है। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज 140 की बॉल पे इतनी क्विकली लेंथ को जज करना और वो स्विंग बना पाना बहुत मुश्किल है। तो उस बंदे के पास वो एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल है that he brings on the table, but that extra time that the ability to play the ball late, वो बहुत बड़ी बात है। He is technically one of the best all format players in the current generation, just that वो इतना discuss नहीं होता because of his relatively I would say challenged temperament, जहाँ पे वो थोड़ा गेम को चलाने की कोशिश में कई बार कुछ ऐसे ब्रेन फेड मोमेंट्स एंड ऑल दिखा देते हैं, वो उनकी वन ऑफ द वीकनेसेस भी है। जब हम वीकनेसेस की बात कर रहे हैं तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि जब वो आए होंगे तब भी वीकनेसेस नहीं थी। नहीं, स्टार्टिंग में क्या था, उनका जो बैट है वो स्टंप के ऊपर से आता था, ठीक है, और जनरली अगर आपने कभी भी किसी कोचेस से सुना हो ना, तो वो यही कहते हैं कि जो आपका ये शोल्डर का विड्थ है, आपके पैरों का विड्थ भी उतना होना चाहिए। तो रोहित के पैर जनरली थोड़े पास रहते थे, उनसे उनकी टेंडेंसी टू फॉल ओवर ज़्यादा रहता था, तो आगे पड़ने वाली बॉल्स एंड ऑल उनको जनरली बहुत तंग करती थी। तो एक तो बैट सीधा आने के कारण आप क्लोज हो जाते हो, और अगर आप क्या कहते हैं टांगे भी थोड़ी अगर आप खोल के रखते हो तो कहीं ना कहीं आपकी हाइट भी नीचे हो जाती है, जिससे अगर आप बोलो स्विंग को भी आप अच्छे से खेल पाते हो, स्पिन को भी अच्छे से खेल पाते तो हो। वो इरेक्ट रहते थे, दोनों पैर बहुत पास रहते थे, फॉलिंग टेंडेंसी रहती थी, प्लस वो जो बैट भी था वो सीधा आता था, तो फंसने के चांसेस ज़्यादा होते थे। अब अगर आप देखोगे उनका बैट थोड़ा थर्ड मैन एरिया से आता है, चीज़ों में काम किया, प्लस ओपन स्टांस खेलते हैं, काफ़ी सारी चीज़ों पर उन्होंने काम किया। जो सबसे अच्छी चीज़ है कि बैट फ्लैपिंग करते हैं। कभी आप देखो रोहित शर्मा बैट टैप नहीं करते, तो बैट फ्लैपिंग से क्या होता है, जो इवन अब आज के डेट में हम श्रेयस अय्यर को भी करते देखते हैं कि जब आप बैट फ्लैप कर रहे होते हैं हवा में, तो आपके थोड़ा ओपन शोल्डर रहता है, तो आप कभी भी शॉर्ट बॉल पे फंसते ही नहीं हो। तो रोहित शर्मा नेवर टैप्स द बैट, कि ताकि वो क्लोज ना हो जाए, वो जनरली हवा में बैट रखते हैं, फ्लैप करते हो, ताकि उनका हमेशा थोड़ा ओपन शोल्डर रहे, एंड ही हैज़ द एक्सेस टू द फील्ड ऑल द टाइम। तो ये उनका अच्छा एक तो ये जो ये फ्लैप करते हैं, यही रीज़न है कि उनको जो वो एक्स्ट्रा टाइम मिलता है, वो देखने में लगता है कि हाँ यार ये तो कितना टाइम था इसके पास, मतलब वो रूहानी बैटिंग जिसे कहते हैं। ये इवन श्रेयस अय्यर की भी बैटिंग में अब दिखने लग गया, यही रीज़न है। यस, तो एक ना बहुत बात होती है रोहित शर्मा के बारे में कि लेफ्ट आर्मर्स उनको बहुत तंग किया, बहुत ज़्यादा। जब सबसे ज़्यादा बात हुई तब 2021 में शाहीन ने उनको पहले बॉल ओवर में LBW मारा था शारजा में, सही है, दुबई में, और उससे पहले ऑलमोस्ट सिमिलर सी कहानी उनके साथ चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स में हुई थी मोहम्मद आमिर के अगेंस्ट। अगर आप उस टाइम पे 2021 में उनके ODI स्टैट्स देखते तो उनके लेफ्ट आर्मर्स के अराउंड उस टाइम 700-800 बॉल्स वो खेल चुके थे, और हार्डली 8 बार उनसे आउट हुए थे। तो जाके 90-100 बॉल में वो एक बार लेफ्ट आर्मर पे आउट होते थे। तो रोहित शर्मा के स्टैट्स अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स इतने बुरे नहीं थे कभी भी, ODIs में स्पेसिफिकली। T20s में येस थोड़ा बहुत स्ट्रगल किया है, बट वो डिस्कस ज़्यादा क्यों हुआ, फॉर 2 मेजर रीजंस। फर्स्ट, ही वॉज अप अगेंस्ट 2 बॉलर्स जिनका अक्रॉस द वर्ल्ड पहले ओवर में विकेट लेने की टेंडेंसी सबसे ज़्यादा थी। और आप देखो कि वैसे भी लेफ्ट आर्मर जो हैं वो जनरली फर्स्ट ओवर में विकेट लेने की टेंडेंसी ज़्यादा बेटर रखते भी हैं। आप मिचेल स्टार्क को देख लो, आप ट्रेंट बोल्ट को देख लो, ट्रेंट बोल्ट का तो IPL में इनसेन रिकॉर्ड है, आप शाहीन को देख लो, आप मोहम्मद आमिर को देख लो। तो उस एरा में मोहम्मद आमिर एंड शाहीन वर वर्ल्ड रिनाउंड टू टेक अर्ली विकेट इन द फर्स्ट ओवर। और ये सारे जो बॉलर्स हैं, इनकी एक खासियत है कि दे यूज लेट स्विंग वेरी गुड। तो रोहित के वो जो 2017 चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स का डिसमिसल और 2021 वर्ल्ड T20 का डिसमिसल ऐसी स्टेज पे आया जिसमें आज की सबसे ज़्यादा व्यूवरशिप होती है, इंडिया पाकिस्तान। तो वो 2 ऐसे डिसमिसल थे जो कि रोहित के लिए भी बहुत रेयर थे। वो इतनी जल्दी ऐसे, मतलब कभी आपने मिचेल स्टार्क के अगेंस्ट या बोल्ट के अगेंस्ट उनको इतनी जल्दी ऐसे आउट होते नहीं देखा है, बट वो उस डिसमिसल के चलते वो इतना बड़ा डिस्कसिंग पॉइंट बन गया कि लोगों ने ये बात की। और प्लस एक और चीज़ भी है, रोहित ने ड्यूरिंग हिज IPL कैप्टनसी बहुत सारे लेफ्ट आर्मर्स को अपनी टीम में खिलाया, चाहे वो जहीर खान है, चाहे वो ट्रेंट बोल्ट हैं, चाहे बेशक वो आपके मिचेल जॉनसन है, चाहे बेशक वो आपके इवन जो अभी मफाका हैं, इस तरह के बॉलर्स को भी, और इवन जो मिचेल मैकनलन थे न्यूजीलैंड के, उनको काफ़ी सारे बॉलर्स को खिलाया। तो लोगों के दिमाग में ये भी रहता है कि शायद मे बी रोहित हिमसेल्फ वांट्स टू प्रैक्टिस अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स, इसलिए उनके लिए खेल। मैकलेनिगन को उनका इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं इतना खास था जितना उनको IPL में मौका दिया गया बिकॉज ऑफ रोहित शर्मा। उसकी भी बात आएंगे। रोहित शर्मा ने एक्चुअली में ड्यूरिंग कैप्टनसी स्टेंट ये देखा था कि
जो मिचेल जॉनसन है वो पटकने वाले बॉलर हैं, तो मुंबई में आपको बॉल आगे चाहिए होती है बिकॉज अंडरलाइट बॉल स्विंग करती है। अंडरलाइन बॉल स्विंग करने के कारण यू कैन नॉट बेसिकली हैव बॉलर हु इज दिस बैंगिंग इट शॉट। तो इसलिए उन्होंने मिचेल मैकनेलिन को ढूंढा था 15 कैंपेन एंड ऑल के लिए, समबडी 14 कैंपेन ऑनवर्ड्स जो आगे थोड़ी बॉल कर सके और बॉल को शेप कर सके, जो वहाँ पे काम करती है वानखेड़े में। तो वो इतनी ज़्यादा एस्टूट थिंकर हैं, इतनी बारीकियों पे, इतनी सारी चीज़ों पे वो काम करते हैं। तो ये स्टैट बड़ा इंटरेस्टिंग है। इफ यू सी हिज परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट लेफ्ट आर्मर्स तो बहुत सही रहे, इतना बुरा नहीं है, वन ऑफ द बेस्ट इन द वर्ल्ड है। अच्छा। हाँ, व्हिच इज वेरी स्ट्रेंज। अगर एवोल्यूशन एज अ बैटर बात करें तो बहुत ज़्यादा चेंजेस लेके आए हैं अपने हाँ, अपने अब थोड़ा टेक्निक में। एक तो ओपन स्टांस से खेलते हैं ताकि वो पहले कैंची बन जाती थी उनकी, जो हम शुभमन गिल के साथ अब देखते हैं, क्योंकि शुभमन गिल भी प्रिटी मच रोहित शर्मा मोल्ड प्लेयर ही हैं, तो कैंची नहीं बनती अब उनकी। अब थोड़े ओपन स्टांस से खेलते हैं, तो जब बॉल अंदर कर्ल करती है लेफ्टी की या इंडकर आती है, तो थोड़ा रोहित उस चीज़ को अब अच्छा बेटर खेल पाते हैं। उससे एक प्रॉब्लम ये बन गई कि जब मिडिल स्टंप से बॉल पड़ के बाहर निकलती है, वहाँ फिर रोहित थोड़ा फंसते हैं। तो वो एक ऑब्वियसली दैट विल ऑल्सो वर्क। मतलब प्लस उन्होंने अपनी स्पिन के अगेंस्ट गेम को बहुत इंप्रूव किया। मतलब ही हैज़ एडेड सो मेनी शॉट्स इन हिज रेपर्टोयर। आप उनको रिवर्स स्वीप खेलते हुए, स्कूप खेलते हुए, मैनिपुलेट करते हुए देखो। चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल में मैंने काफ़ी सालों बाद देखा कि वो स्पिन के अगेंस्ट फंसे। वो मे बी शायद फाइनल्स का प्रेशर था, क्या था कि मुझे शायद लगा था कि वो हैमस्ट्रिंग इशू था। उससे पहले अगर आप देखोगे तो ही वाज नॉट लुकिंग दैट मच टायर्ड, तो वो सिंगल्स तो ले रहे थे, इवन कुछ डबल्स भी ले रहे थे और बाउंड्रीज भी उनकी आ रही थी कंसिस्टेंटली। फिर एक टाइम आया था जहाँ पे श्रेयस के साथ जब वो लगातार 2 विकेट्स गिरी, तो वो थोड़ा सा रीबिल्डिंग फेज था। वहाँ पे मेरे को लग रहा है कि वो रेस्टलेसनेस इसीलिए आई थी क्योंकि बॉडी अलाउ नहीं कर रही थी काफी अच्छा कि आप सिंगल्स डबल्स के साथ बिल्ड कर लो। उनको लगा कि मुझे अब थोड़े रिलीज शॉट्स की जरूरत है। और अगर आप देखोगे ये कंसिस्टेंटली वैसे हर बैटर ने करा, क्योंकि 15-16 ओवर के बाद अगर आप देखोगे जैसे 15th ओवर तक तो देवर गोइंग 93 वो 0 है ना, 6 के रन रेट से ऊपर चल रहे थे। उसके बाद एकदम से ऐसा क्या हुआ, सिर्फ प्रेशर नहीं था, आई बिलीव बॉल ग्रिप ज्यादा करने लग गई थी, क्योंकि दोनों बॉल्स जो थी वो 8-9 ओवर पुरानी हो गई थी और उस टाइम पे ग्रिप हो भी रही थी। ये अच्छा पॉइंट है कि हैमस्ट्रिंग का उनका इशू रहा है। हैमस्ट्रिंग हैज बीन हिज पीरियड प्रॉब्लम फॉर ऑलमोस्ट लास्ट 7-8 ईयर्स नाउ। 2017 से उनको ये प्रॉब्लम रही है। पर हाँ, वो इतना उनमें जुनून है कि वो खेल जाते हैं। कोई और प्लेयर होता है फकर जमान टाइप्स, तो वो कहता है कि नहीं, मैं आई विल टेक रेस्ट। बिल्कुल सही। और वो तो ऐसे बैटिंग एज एन मतलब एवोल्यूशन बहुत है। और एक 2021 सीरीज में बहुत तगड़ा एवोल्यूशन दिखा था कि जो उनका बैट पोजीशन था, इज एबिलिटी टू प्ले वॉबल सीम ऑल्सो, कि मैं अंदर आने वाली बॉल पे खेलूंगा, बाहर भी इवन इफ आई लुक अगली आई एम नॉट गोइंग टू बॉदर अबाउट इट। आई थिंक वो एक मास्टर क्लास था उस टाइम पे कि हाउ टू प्ले अगेंस्ट दिस क्वालिटी बॉलिंग इन ऑन सीमिंग स्विंगिंग पिचेस। मतलब वो बहुत ब्रिलियंट एवोल्यूशन था एज अ बैटर। अभी हम कंपेयर करते हैं जो हमारा नेक्स्ट किसी भी बैटर के लिए रहता है, जो हमने इवन विराट कोहली के पॉडकास्ट में भी करा था, कि वी विल ट्राई टू कंपेयर हिम विद द एग्जिस्टिंग लेजेंड्स एंड ऑलवेज लेजेंड्स ऑफ द पास्ट आल्सो, लेजेंड्स ऑफ द पास्ट एज वेल। सो अगर हम सबसे पहले बात करते हैं तो क्रिकेट बैटर एज अ बैटर, अगर आप कोई भी लेजेंड होते तो सबसे पहले तो आप सचिन के साथ ही कंपेयर करते हो। ऑब्वियसली जब हम कंपैरिजन करने वाले हैं तो हम मेजॉरिटी तो राइट हैंडेड बैट्समैन लेने वाले हैं, बट एट द सेम टाइम कुछ उनके स्टाइल ऑफ प्ले के साथ मैच करने वाले कुछ लेफ्ट हैंडर्स को भी हम ले रहे हैं। सो अगर हम सचिन के साथ कंपेयर करते हैं तो व्हाट सिमिलैरिटीज डू यू सी एंड व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी? दोनों वाइट बॉल में लेट ब्रूमर्स थे। सचिन को 76 ODIs लगे थे अपने पहले 100 के लिए, एंड रोहित को 40 लगे, एंड दोनों ने अपना असली पोटेंशियल अनलॉक किया था वंस दे स्टार्टेड ओपनिंग। बट 2013 से ऑलमोस्ट 21-22 तक 8 साल ऐसे कंसेक्यूटिव थे जब रोहित एवरेज मोर देन 15 ODIs। और सचिन का भी हमें पता है कि वंस ही स्टार्टेड ओपनिंग तो उनकी गेम एकदम अलग हो गई थी। दोनों के पास हमेशा से लगता था कि वो एक्स्ट्रा टाइम में टू प्ले, एंड वेरी गुड प्लेयर्स ऑफ जजिंग लेंथ। स्पिन के दोनों बहुत ब्रिलियंट प्लेयर्स। मतलब एक जगह जहाँ ऑब्वियसली सचिन बहुत आगे निकल जाते हैं वो है रेड बॉल क्रिकेट। जितने बड़े लेजेंड सचिन टेस्ट के हैं उतने बड़े रोहित नहीं बन पाए। उसके बहुत सारे रीजंस हैं, वो विल डिस्कस लेटर। हाँ, ऑब्वियसली विल डिस्कस दैट इन डेप्थ। तो ODI में तो डेफिनेटली रोहित का भी काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट रहा है। और मतलब आफ्टर आई थिंक सचिन अगर कोई नंबर 2 बेस्ट ओपनर ऑफ इंडिया रहा है तो आई वुड रेट रोहित अप देयर। और अपनी करंट जनरेशन में तो ODI के सब नंबर 1 ओपनर ही होंगे। मतलब वार्नर कम्स क्लोज, बट स्टिल आई वुड से रोहित हैज़ डन लिटिल मोर बिकॉज ही हैज़ डन बेटर इन नॉकआउट्स ऑल्सो। वार्नर ने नॉकआउट्स ऑफ ODIs में कुछ नहीं किया। T20 में उनकी 1-2 इनिंग्स हैं,
ओडीआई में कुछ नहीं उनका नॉकआउट्स में, तो रोहित वहाँ पे स्टैंड अपार्ट हो जाते हैं सबसे। एक मेजर डिफरेंस है कि तेंदुलकर थोड़े बॉटम हैंड प्लेयर हैं, मतलब रहे हैं हमेशा, और रोहित प्रीडोमिनेंटली टॉप हैंड प्लेयर है, और वो टॉप हैंड प्लेयर के कारण ही वो शॉर्ट बॉल को हमेशा अच्छा खेले। बट very good player of back foot and front foot, and very few people understand कि he is technically a very correct batsman. The only difference is कि temperament उनका वैसा नहीं है जैसा मे बी विराट कोहली है shown over the years, और मे बी तेंदुलकर है shown over the years। मतलब आप सोचो विराट कोहली ने ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट वो 84 पे जब वो छक्का मारने की कोशिश की और वो आउट हुए, तो द एंटायर वर्ल्ड वाज शॉक्ड कि ये क्या कर दिया। और रोहित शर्मा जब आगे बढ़ के स्टंप आउट हुए तो नोबडी वाज लाइक कि ठीक है, दिस इज व्हाट रोहित शर्मा हैज डन मल्टीपल टाइम्स। ये डिफरेंस है। टेम्परामेंट में भी अगर उनकी गेम में और ऐड हो जाता तो हम शायद बहुत इनसेन लेवल के रिकॉर्ड्स उनसे देख रहे होते हैं। मतलब दैट इज द ओनली डिफरेंस आई वुड से। प्रोफेसी है, सचिन इज लाइक वैसे बैटर इवॉल्व होते रहे हैं हमेशा इन अ डिफरेंट वे ऑल टुगेदर। वो आए जब तो इन्फोर्सर थे, उससे वो एक्यूमुलेटर बने। रोहित शर्मा का ट्रांजिशन थोड़ा अलग गया है। जब वो आए तो वो पहले टाइम लेते थे, पावर प्ले में उनकी इतनी स्ट्राइक रेट नहीं होती थी, बट उनको लगा कि हम वर्ल्ड क्रिकेट में पीछे रह रहे हैं, तो उन्होंने अपने लास्ट पार्ट ऑफ द करियर में एनफोर्सर का काम किया, विच इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू, टू बी ऑनेस्ट। बट इस टाइम पे आफ्टर हेड पावर प्ले में उनकी सेकंड बेस्ट स्ट्राइक रेट्स हैं इन वाइट बॉल क्रिकेट, जो बहुत ही बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। तो ये एक मेजर डिफरेंस है कि उनका करियर पाथ ऑपोजिट किया, एंड ऑब्वियसली स्टिल ही वॉज एबल टू पुल इट ऑफ एट सच अ रॉन्ग एंड ऑफ हिज करियर, जो एज वाइज देखा जाए। तो ये एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके बाद अगर हम कंपेयर करते हैं तो रिकी पॉन्टिंग के साथ अगर हम कंपेयर करें, पुल शॉट, दोनों की एबिलिटी टू प्ले शॉर्ट बॉल, ये सबके दिमाग में आता है। तो बस एक चीज़ रहता है कि पॉन्टिंग का होम ग्राउंड ऑस्ट्रेलिया रहे हैं, तो वहाँ जिस तरह से उन्होंने स्कोर किया है समहाउ, मतलब उस तरह से मुझे लगता है कि हम रोहित को नहीं देख पाए। देयर आर मल्टीपल रीजंस फॉर इट, कि जो रोहित की लास्ट 2-3 सीरीज गई हैं ऑस्ट्रेलिया में, तब वॉबल बॉल हैज़ बिकम वेरी सिग्निफिकेंट इन दोज पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कमिंस बहुत से एक्सपोनेंट है उसके, हेजलवुड बहुत से एक्सपोनेंट है उसके, जो उस टाइम पे नहीं था। जो पीक एरा ऑफ रिकी पॉन्टिंग एंड टेस्ट मैचेस था, वो ऑलमोस्ट बैटिंग का सबसे बेस्ट एरा था। मतलब फ्लैटर विकेट्स, फ्लैटर अटैक्स, वो वाली कहानी थी। तो रोहित को वो लग्जरी समझ नहीं मिली है, बट नो डाउट जो टेस्ट में रिकॉर्ड है वो दोनों का कोई आसपास मुकाबला नहीं है। ओडीआई में रोहित इज ऑलमोस्ट देयर विद व्हाट रिकी पॉन्टिंग हैज डन, प्रीटी मच देयर। मतलब वो ऑस्ट्रेलिया लाइक डोमिनेंस हम दिखाने लग गए हैं, जहाँ पे टीम्स ऑल्सो कम प्रिपेयर्ड कि यार अब इन इस टीम को हराना इतना ईजी नहीं है। तो ये एक अच्छा एवोल्यूशन रहा है, बट डेफिनेटली आई थिंक जो डोमिनेंस टेस्ट मैच क्रिकेट में रिकी पॉन्टिंग ने दिखाई है, वहाँ फिर रोहित काफ़ी पीछे रह जाते हैं। बट सिमिलर प्लेयर्स इन टर्म्स ऑफ पिकिंग द बॉल अर्ली, दोनों फ्रंट फुट के पुल हुक मारने के प्लेयर्स हैं, तो बहुत रेयर स्किल है। और अगर कभी रोहित को कंपटीशन किसी से मिलता है एबिलिटी टू प्ले शॉर्ट बॉल एंड एबिलिटी टू प्ले दोस पुल एंड हुक, तो आई थिंक वो रिकी पॉन्टिंग का ही नाम आता है। अच्छा, अब जब हम पुल शॉट्स के भी दोनों की बात करते हैं, रोहित शर्मा थोड़े एरियल पुल शॉट्स ज़्यादा मारते हैं, रिकी पॉन्टिंग अलॉन्ग द ग्राउंड ज़्यादा प्रेफर करते हैं। पॉन्टिंग में एरियल काफ़ी करते थे, काफ़ी ज़्यादा एरियल जाते थे। पर या उस टाइम वो उनका जो जिस ऑर्डर पे बैट करते थे, वो डिमांड होती थी कि वो पुल शॉट्स जो खेलते थे वो कंपैरेटिवली ज़्यादा डाउन द ग्राउंड ज़्यादा खेलते थे। ऐसा नहीं था, मतलब रोहित भी डिपेंड करता है कि वो किस तरह से गेम को पेस को सेट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों की खासियत क्या है, जनरली अगर आप पुल शॉट्स पे देखोगे तो बैट्समैन बैक एंड क्रॉस जाते हैं। आप विराट कोहली को देख लो, किसी को भी देख लो, इवन सचिन को देख लो, रोहित और पॉन्टिंग फ्रंट फुट पे पुल खेलते हैं, विच इज़ एक्स्ट्रा ऑर्डनरी स्किल। इसका मतलब आपके पास वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड एक्स्ट्रा है कि आपको डीप ऑफ द क्रीज जाके एक्स्ट्रा टाइम देने की भी जरूरत नहीं है बॉल को, आप फ्रंट फुट पे बॉल को पिक करके मार पा रहे हैं। कहना आसान है, बट इट्स अ वेरी डिफिकल्ट स्किल टू हैव, वेरी डिफिकल्ट स्किल, यू हैव टू बी गिफ्टेड फॉर दैट थिंग। तो ये रोहित को सेट अपार्ट करता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ एज फार रिकी पॉन्टिंग इज कंसर्न। तो यहाँ सिमिलर है। स्पिन के डेफिनेटली रोहित ज़्यादा बेटर प्लेयर है, इसमें कोई सेकंड थॉट वाली बात ही नहीं है। एब्सोल्यूट पेस को मैंने कभी नहीं देखा कि रोहित को तंग किया हो। हाँ, थोड़ा स्विंग सीम ने तंग किया है, पर उस पर भी इंग्लैंड सीरीज में 2021 ही शोड दैट इफ ही वांट्स ही कैन अडैप्ट एंड कैन इवॉल्व। वो मुझे लगता है वो पैशन एंड हंगर टू प्ले टेस्ट क्रिकेट रोहित के साइड से उतना नहीं था, अदरवाइज ही कुड हैव डेफिनेटली अनलॉक दैट फॉर्मेट आल्सो। अब अगर कंपेयर करते हैं इनके जो मीडिया में राइवल बने हुए हैं, विराट कोहली, बहुत सारा ऐसे दिखाया जाता है या है, ये पता नहीं है खैर क्या इनसाइड स्टोरीज है। नहीं, इनसाइड स्टोरी तो मैं पूरी बता सकता हूँ। अच्छा, कि दोनों के बीच में कोई राइवलरी कुछ भी नहीं है, इट्स ऑल कुक्ड अप। कोहली और रोहित में कोई राइवलरी नहीं है। मैं आपको सिंपल चीज़ बताता हूँ। 2016 में जब मतलब अनिल कुंबले कोच बने,
उस टाइम पे जो होम सीजन था इंडिया का, देन विराट कोहली वांटेड रोहित टू बी द ओपनर। कौन सा सीजन? 2016 होम सीजन में अच्छा। विराट चाहते थे कि रोहित को हम एज एन ओपनर पुश करें बिकॉज ऑफ हिज ऑलमोस्ट ब्रैडमैन लाइक रिकॉर्ड इन इंडिया। कुंबले वॉज मोर कीन फॉर KL राहुल एंड वी ऑल नो वाई, ऑब्वियसली कम्स फ्रॉम कर्नाटका क्रिकेट एंड ऑल, तो वो कहीं ना कहीं थोड़ा बायस एंड ऑल रहता है। तो अदरवाइज वो 2014 में रवि शास्त्री एंड MS धोनी वर ऑल्सो कीन कि हम रोहित को एज एन ओपनर लेके आए, बट देन ऑब्वियसली उस टाइम पे चेन्नई लोबी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग, तो वहाँ पे मुरली विजय का नाम ऊपर आया। तो 2014 क्योंकि 2013 में तो ODI में ओपन कर चुके थे, तो 14 में नेचुरल प्रोग्रेशन वही होता है बिकॉज शिखर धवन के साथ भी यही हुआ था। तो रोहित नेवर गॉट दैट चांस, ही नेवर ओपनड। तो सबसे पहले वैसे रोहित ने ओपन 2009 में किया था, पता है, वर्ल्ड T20 में। अच्छा। जो वेस्ट इंडीज़ में वर्ल्ड कप हुआ था, पर उसमें एक तो बहुत खतरनाक ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट नॉक भी आई थी उनकी उसमें, बट उसके बाद समहाउ ही वाज पुश्ड बैक अगेन टू मिडिल ऑर्डर। तो 13 में जब उन्होंने ओपन किया ODI में, तो 14 में पीपल वांटेड हिम टू बी टेस्ट ओपनर ऑल्सो। तो पर रवि शास्त्री का तो उतना ग्रिप नहीं था अभी मैनेजमेंट के ऊपर एंड ऑल, एंड चेन्नई लॉबी के चलते वो वहाँ मुरली विजय पुश हुए। 16 में बाद में कोहली वांटेड हिम टू बी द ओपनर, देन कुंबले वॉज नॉट ऑन द सेम पेज, ही पुश्ड KL राहुल एज एन ओपनर। देन फिर जाके 19 में भी ये विराट कोहली का काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुश था along with Ravi Shastri that we have to fit in Rohit somewhere in test match team and the best would be opener, and all we know कि उसके बाद क्या हुआ है। ओनली कन्फ्रंटेशन उनका जो आया था दोनों का, वो सिर्फ 2019 वर्ल्ड कप में आया था जब MS धोनी की बैटिंग पोजीशन को लेके दोनों में डिस्प्यूट हुआ था कि MS धोनी को कहाँ बैट करना चाहिए उस मैच में जो सेमीफाइनल था न्यूजीलैंड के अगेंस्ट। अपार्ट फ्रॉम दैट ज़्यादा कुछ ऐसा रहा नहीं है। दोनों बहुत क्लोज हैं, दोनों एक दूसरे को बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, इवन नाउ दे आर पॉइज्ड टू टेक इंडियन क्रिकेट फॉरवर्ड। तो ये जो कहानियाँ चलती रहती हैं, सब चीज़ें चलती रहती हैं, ये मोर ऑफ PR। और अब ये सोचो 2022 में रोहित ने ही विराट को T20 स्क्वाड से एक्स होते होते बचाया था। ही सेड आई वांट हिम देयर। 24 वर्ल्ड कप तक में भी वो लेके गए थे, अगर आपको याद हो तो, कि मुझे वो टेम्परामेंट चाहिए, वो आई वांट विराट टू बी देयर। तो अगर ऐसी लड़ाइयाँ होती तो आप फिर एक दूसरे को बैक थोड़ी कर रहे होते। तो दोनों ने एक दूसरे को बड़े क्रिटिकल टाइम्स पे बैक किया है। पर जब ये गांगुली वाला सीन हुआ था कि जब गांगुली को बुलाया गया था वो कैप्टनसी को शिफ्ट करवाने के लिए, देखो गांगुली को उस टाइम पे बुलाया गया था वाइट बॉल क्रिकेट में रोहित को लेके आने के लिए। टेस्ट में नोबडी एक्सपेक्टेड कि ऐसे होगा, इवन रोहित वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर टेस्ट क्रिकेट कैप्टनसी। तो वो विराट का काफ़ी इमोशनल आउटबर्स्ट था कि उन्होंने टेस्ट क्रिकेट कैप्टनसी छोड़ दी, और ये गांगुली का भी लैक ऑफ विजन था दैट ही नेवर थॉट कि इन सच सर्कमस्टांसेस आप टेस्ट कैप्टनसी से भी शायद विराट को जाते हुए देखो। बट इंडियन क्रिकेट वाज नॉट प्रिपेयर्ड फॉर दैट बिकॉज मतलब विराट वाज गिविंग अस द रिजल्ट्स, ही काइंड ऑफ ग्लैमराइज टेस्ट क्रिकेट जो कभी हुआ नहीं था कितने सालों में। इनफैक्ट 2017 में रोहित का नाम भी डिस्कस हुआ था एज अ वाइट बॉल कैप्टन। तो उस टाइम पे धोनी वॉज नॉट इन फेवर ऑफ इट बिकॉज उनको था कि स्प्लिट कैप्टनसी डजंट वर्क इन इंडिया, क्योंकि विराट ऑलरेडी टेस्ट कैप्टन थे तब पे, और बिकॉज 17 में इसलिए हुआ था कि उससे पहले IPL की 2 ट्रॉफीज रोहित जीत चुके थे, और 17 में तो वाइट बॉल में दोनों में 19-21 का ही फर्क था। जो 7-8 ईयर्स का पीक है 13 से 20-21-22 तक, उसमें अगर विराट की एवरेज 64 थी तो रोहित की 59 थी। मतलब इतना इनका क्लोज रहा है रिकॉर्ड्स, मतलब कि दोनों लीड कर रहे थे ODI चार्ट्स को क्रॉस द ग्लोब, एंड द ओनली बैटर हु कुड कम क्लोज वाज AB डिविलियर्स इन दैट फेज। तो ऐसा नहीं था कि और प्लस रोहित हैड प्रूवन इट एट IPL लेवल आल्सो दैट सच अ ब्रिलियंट वाइट बॉल कैप्टन ही इज। ये वो वाला एरा था जहाँ पे इंडिया के टॉप 3 बैटर्स जो होते थे वो हमेशा स्कोर करते थे, एंड मिडिल ऑर्डर कभी एक्सपोज ही नहीं हो पाता था, और जब हुआ तो फिर हमने देखा बैठ जाते थे। बिल्कुल सही। तो ऐसा नहीं है कि दोनों के बीच में कोई राइवलरी थी। देखो जहाँ पैशन एंड डेडिकेशन एंड आई वुड से एवोल्यूशन की बात आती है, वहाँ पे जिस पुशिंग द बार जो मतलब विराट ने करके दिखाया है। अगर मैं टेस्ट बैटिंग की बात करूँ, जितनी नेचुरल गिफ्टेड प्लेयर रोहित हैं, ही शुड हैव डोमिनेटेड द टेस्ट फॉर्मेट, बट विराट ओरिजिनली बिकॉज ऑफ हिज बॉटम हैंड प्लेयर वॉज नॉट सूटेड फॉर टेस्ट क्रिकेट, बट विराट ने काम करके अपने आप को इम्प्रूव किया, जबकि रोहित उस लेवल का एवोल्यूशन, उस लेवल का हंगर फॉर टेस्ट क्रिकेट नहीं दिखा पाए। तो दैट्स द ओनली रीजन। अदरवाइज दोनों मतलब बहुत इंडिया के बड़े लेजेंड्स हैं, ऑल हैं, एंड दोनों के अपने अपने गेम है। शॉट्स की जहाँ तक एबिलिटी है रोहित के पास डेफिनेटली ज़्यादा है। तो जब ये वाला सीन हुआ था, जब कैप्टनसी हैंड ओवर हुई थी तो रोहित शर्मा, तो दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो करा था।
यार सब चीज़ें ना चलती रहती हैं. सर्टन टाइम्स यू डोंट नो हाउ द एंटायर थिंग हैज़ टू गो एंड ऑल, कि किस तरह से ये मीडिया हाइप ये सब चीज़ें, मतलब यू सर्टन टाइम्स ना मीडिया को चीज़ें बनानी होती हैं तो वो न्यूज़ बन जाती है. तो आई डोंट थिंक सो कि ऐसा. पर ये अनफॉलो तो करा था एक दूसरे को. मैंने टू बी ऑनेस्ट इतने डेप्थ में चीज़ों को देखा भी नहीं, बिकॉज सर्टन टाइम्स ब्राई का पहाड़ भी बना देते हो. ठीक है. मतलब कई बार वो छोटे छोटे PR स्टंट्स भी होते हैं टू डिस्ट्रैक्ट सर्टन थिंग्स फ्रॉम. अभी जो PR में भी जो अगर हम सोशल मीडिया पे देखें तो हमें क्लियरली दिखता है, जैसे हनी सिंह और बादशाह की लड़ाई दिखती है. वो तो चलो आपस में बोलते भी हैं, इधर तो खैर बोल नहीं सकते विराट और रोहित, पर दोनों की जो फैन आर्मीज जो बनी हुई हैं, जो अब एक तरह से डिजिटल आर्मीज हैं जो दोनों की, वो तो काफ़ी लड़ती हैं. यार वो डिजिटल आर्मीज ना इसलिए भी बनी है बिकॉज ऑफ द IPL फ्रेंचाइजी. इट इज इम्पॉर्टेंट. तो वो रेलेवेंसी रखने के लिए ऑब्वियसली. अगर आप अदरवाइज आप रीजनलिज्म कैसे लेके आओगे IPL में? उसमें तो इवन धोनी ऑल्सो कम्स इनटू द मिक्स. आप देखो कि तीनों अलग IPL लेजेंड्स हैं और तीनों अलग अपने अपने गढ़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. MI, RCB, CSK द बेस्ट. और देखो वो सिमिलर सी कहानी, सिमिलर सा फेस कहीं KKR को नहीं मिल पाया. दैट्स वाई KKR 3 ट्रॉफीज जीतने के बाद भी उस गेम में काफ़ी पीछे रह जाती है, बिकॉज यू कुड नेवर हैव दैट काइंड ऑफ आइकॉनिक फिगर जिनके पीछे फैंस से लड़े. तो दैट्स वाई दीज 3 फ्रेंचाइजीज हैव मैक्सिमाइज्ड ऑन दिस ऑल्सो. तो आप सोचो ना KKR क्यों नहीं कर पाए? तो KKR के पास वैसा कोई फेस नहीं था जिसके अराउंड ये फैन आर्मीज लड़े. श्रेयस थे, पर श्रेयस भी कब आए? 1-2 सीजन ही खेले हैं ना. नहीं 1-2 सीजन थे, पर मौका था कि श्रेयस के अराउंड कर सकते थे, करा सकते थे, बना सकते थे. मे बी पंजाब बना ले, लेट्स सी. तो मतलब दोनों बहुत डिफरेंट प्लेयर्स हैं, विराट एंड रोहित, और टेम्परामेंट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन देम एंड द हंगर टू डू बेटर एंड टू बी इन द थिक ऑफ थिंग्स. वो कहीं बहुत डिफरेंट लेवल पे चले जाते हैं विराट कोहली. अदरवाइज टेक्निकली अगर मैं बोलूँ, अगर मैं नेचुरल गिफ्ट की बात करूँ तो ऑब्वियसली जहीर अब्बास ने अपनी इंटरव्यू में भी बोला था कि मैं रोहित की जब बैटिंग देखता हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कोई रूहानी दर्शन मुझे हो रहे हैं, कि इट्स लाइक इतना सुकून मिलता है एंड ऑल. तो मतलब उस इंटरव्यू में तो इतने खो गए थे कि उन्होंने रोहित का नाम रोहित शर्मा बोलते बोलते एक बार रोहित खान भी बोल दिया था. मतलब आपको नेट पे मिल जाएगा वो. अच्छा, फोर्थ प्लेयर की तरफ चलते हैं. रोहित शर्मा का कंपैरिजन विद वार्नर. उससे पहले मेरे को याद है, इन दोनों में आपस में एक क्लिप थी जिसमें दे वर डिस्कसिंग अबाउट विराट एंड स्मिथ बीइंग द एक्यूमुलेटर्स, है ना, सबसे ज़्यादा रन बना रहे हैं. तो वो आपस में जोक कर रहे हैं कि हम बॉलर्स को, या जो नई बॉल है उसकी हम बिल्कुल धज्जियां उड़ा देते हैं, तब जाके ये लोग रन मार पाते हैं. तो दे वर लाइक मेकिंग जोक ऑफ दिस थिंग. वाइट बॉल में दोनों ने बहुत अच्छा कम्पीट किया है. दैट वार्नर की लेगेसी इन IPL थोड़ी बड़ी है एज अ बैटर, बिकॉज IPL के वो बीस्ट रहे हैं. उतना रोहित का नया डिफरेंस है. रोहित ना बहुत डिफरेंट टाइप के बंदे हैं. 2013 जब तक वो कैप्टन नहीं थे, रोहित हैड बीस्ट 5-6 सीजन्स इन IPL, अलग लेवल के. जब उनके लिए 4.8 करोड़ दिए थे डेक्कन चार्जर्स ने, तो नोबडी सेड कि इट्स वर्थ इट, बट ही डिड वेल. इवन व्हेन ही वाज नॉट डूइंग वेल फॉर इंडियन टीम, हिज IPL फॉर्म वाज ऑलवेज अप देयर. तो मतलब जब 2013 मुंबई पेड, मतलब आई थिंक 14-15 CR और समथिंग, आई थिंक काफ़ी हेफ्टी अमाउंट, तो CSK ने, RCB ने, सबने ट्वीट करके इस चीज़ की बहुत मजाक उड़ाया था. वो RCB ऑल्सो हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू टेक रोहित. उन्होंने सौरभ तिवारी लिए थे उनकी जगह. तो एंड CSK ऑल्सो हैड दिस अपॉर्चुनिटी. तो सबने मजाक उड़ाया था बहुत ज़्यादा. आई थिंक KKR ऑल्सो वॉज इन दैट बैंटर. और सी वॉट ही हैज़ डन विद MI. और MI मिड सीजन, मतलब रिकी पॉन्टिंग से वो रोहित शर्मा पे कहानी गई थी, और पुअर सीजन शुरू हुआ था और वहाँ से भी रोहित उनको सीजन जितवा गए थे. तो 13 के बाद ना रोहित का फोकस अपनी बैटिंग को छोड़ के टीम पे ज़्यादा रहा है, जो उन्होंने अब ODI में भी कैप्टनसी की तरफ ज़्यादा हो गया था. अभी भी देखो आप, अभी भी वो ये करते हैं. ये चीज़ हमें सौरव गांगुली में भी दिखती थी. एग्जैक्टली. This is why we talk about him. उसने पता है कि एज अ प्लेयर आपकी लेगेसी लिमिटेड है, एज अ लीडर आपकी लेगेसी बहुत बड़ी है, डिफरेंट है, बहुत बड़ी है. अब MS धोनी को एज अ प्लेयर हम इवैल्यूएट नहीं करते, एज अ लीडर इवैल्यूएट करते हैं. एग्जैक्टली. सेम एज द केस विद गांगुली आल्सो. नो डाउट हम ये बातें कर देते हैं कि धोनी का सेना में कोई सेंचुरी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, पर आप इन रेट्रोस्पेक्ट अगर आप देखोगे तो आज भी वो इंडिया के बेस्ट कैप्टन है. नो डाउट अबाउट इट. 3 कैप्टन इन्होंने, आई थिंक 4 कैप्टन जिन्होंने इंडियन क्रिकेट को एज अ लेगेसी ऊपर लेके गए हैं. तो वो ऑब्वियसली पिछले सालों में आई वुड से गांगुली सेट द टोन, देन धोनी मैक्सिमाइज ऑन दैट टीम, देन विराट वाज एबल टू टेक इट फॉरवर्ड, एंड देन रोहित मेड अस द रियल बीस्ट इन वाइट बॉल क्रिकेट. एटलीस्ट टेस्ट में डेफिनेटली वो लेगेसी आगे नहीं लेके जा पाए मल्टीपल रीजन के कारण. तो ऑब्वियसली इन 4 कैप्टन का बहुत मेजर रोल रहा है, और तभी हमारी मेजर ICC ट्रॉफीज इन्हीं ड्यूरेशन के आए हैं, एंड वी हैव डन वेल ऑलमोस्ट एवरीवेयर इन द वर्ल्ड.
तो वार्नर के साथ जब आप कंपेयर करते हो तो स्ट्राइक रेट्स में कौन बेटर रहा है? देखो वाइट बॉल में रोहित हैज़ अ बिगर इम्पैक्ट, नो डाउट अबाउट इट. एज आई सेड कि नॉकआउट्स में वार्नर का ओडीआईज में कुछ भी नहीं है. जो दो हिज टीम हैज़ वन आईसीसी ट्रॉफीज बट उनका नहीं रहा है. T20 में उनके हैं सेमीफाइनल और फाइनल ऑफ 2021 में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट कुछ नहीं है. रोहित का नॉकआउट्स में थ्रू आउट कंपैरिजन अगर देखा जाए तो ज़्यादा अच्छा परफॉर्मेंस रहा है. उन्होंने ज़्यादा इम्पैक्टफुल नॉक्स खेली हैं, प्लस 3 डैडी डबल हंड्रेड्स हैं उनके पास. रेड बॉल में somehow as I said कि द टाइम रोहित स्टार्टेड ओपनिंग इन 2019 ही मेड एवरीबडी लुक द शैडो ऑफ देमसेल्व्स. तो 19 के बाद का अगर मैं एज एन ओपनर कंपैरिजन करूं, जब तक वार्नर उनके साथ खेले 24 के मतलब आई थिंक स्टार्टिंग तक, रोहित वाज लीप्स एंड बाउंड्स अहेड. मतलब वो अगर कंपैरिजन जो कंटेम्प्रेरी फेज था उनका एज अ टेस्ट ओपनर, और रोहित वाज एबल टू डू बेटर. मतलब इंग्लैंड में जाके उन्होंने 60 के एवरेज से स्कोर किया, जबकि वार्नर वहाँ पे ही मतलब इवन स्टुअर्ट बॉर्ड के स्पेल से बाहर ही निकल पाते हैं. तो वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है. स्पिन के तो डेफिनेटली रोहित बहुत बेटर प्लेयर है. वार्नर हैज ऑलवेज स्ट्रगल्ड ऑन स्पिनिंग विकेट्स. तो वो चीज़ें हैं. बट हाँ, दोनों का इम्पैक्ट रहा है. दोनों ने अपनी टीम्स के लिए बहुत. अगर मैं ऑल फॉर्मेट बेस्ट ओपनर की बात करूँ लास्ट 15 ईयर्स, इट हैज़ टू बी डेविड वार्नर, नो डाउट अबाउट इट, बिकॉज ऑल फॉर्मेट. अगर मैं फेजेस की बात करूँ तो रोहित हैज़ बीन एबल टू आउटशोन हिम मल्टीपल टाइम्स. बट हाँ, कंसिस्टेंसी ओवर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम एज अ आई वुड से ऑल फॉर्मेट प्लेयर थोड़ी कम रही है. तो मतलब मुझे लगता है कि अगर 2014 में हम रोहित को एज एन ओपनर देखते तो शायद वो 5 साल की उनकी लेगेसी और जुड़ गई होती, और वो इंडियन क्रिकेट के लिए भी बहुत बढ़िया होता. उसके बाद आपने लिस्ट में नाम रखा हुआ है क्रिस गेल. व्हाई यू वांट टू कंपेयर रोहित शर्मा विद क्रिस गेल? ये बड़ा इंटरेस्टिंग है. जस्ट बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट दैट रोहित शर्मा हैज ब्रॉट इन लास्ट 2 years. और जो आके वो मारना शुरू करते हैं, और क्रिस गेल ने वो बहुत ज़्यादा थ्रू आउट द ईयर किया है. और बिकॉज ऑफ हिज 6 हिटिंग एबिलिटी एज वेल. ऑब्वियसली जो उन दोनों की 6 हिटिंग एबिलिटी है वो नेक्स्ट टू आई थिंक नोबडी है. जैसे हम कैरिबियन प्लेयर्स देखते हैं, मेजॉरिटी जो 6 हिटर्स होते हैं, गेल इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम देम. दैट इज़ अ फॉर श्योर थिंग, है ना. गेल on the contrary relies more on timing as well. Timing भी है, which very few people, and that's a very good point you said. वो लगता है वो brute force है. जैसे पोलार्ड हो गए या बाकी जो हिटर्स हैं, they use brute force. तो बैट पे नहीं भी आई तब भी वो ले जाएंगे पार. Very few people understand that this guy has a 100 in tests also. ठीक है ना. एंड वो ऑल फॉर्मेट के शायद लास्ट बड़े प्लेयर रहे हैं वेस्ट इंडीज से आने वाले. एंड इसीलिए वेस्ट इंडीज क्रिकेट वो स्टिल एबल टू डू समथिंग व्हेन ही वाज प्लेइंग. और वो बहुत बड़ा लेगेसी है. मतलब गेल गिव्स यू दैट कैजुअल वाइब एंड ऑल, बट ही हैज़ डन वेल अक्रॉस द वर्ल्ड. ऑस्ट्रेलिया जाके रन मारे उन्होंने, हर जगह जाके रन मारे, ऑल फॉर्मेट. वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट हिम, एंड वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट हिम लाइक IPL या T20 को छोड़ के. उसके अलावा क्रिस गेल को नहीं जानते हैं लोग. वेरी फ्यू पीपल नो अबाउट दैट. जब उन्होंने मतलब आई थिंक श्रीलंका में ही स्कोर 100 इफ आई रिमेंबर करेक्टली. एंड दिस इज नॉट, वो एक आइडल प्लेस नहीं है 100 स्कोर करने के लिए, स्पेशली एक वेस्ट इंडियन प्लेयर के लिए. नो डाउट लारा हैड अ बीस्ट ईयर देयर, मतलब बीस्ट सीरीज देयर, बट स्टिल है यार. मतलब क्रिस गेल की 6 हिटिंग एबिलिटी, जो खड़े खड़े वो लेंथ पिक करके बॉलों को बाहर मारते थे, वो सिमिलर टू व्हाट रोहित शर्मा डज टुडे वाला आ जाता है. दैट इज व्हाई आई वांटेड टू कंपेयर. बट ऑब्वियसली द टेस्ट मैच बैटिंग इम्पैक्ट बहुत डिफरेंट हो जाता है क्रिस गेल का. एंड फॉर गुड फर्स्ट डिकेड ऑफ हिज इंटरनेशनल क्रिकेट he was an all format player, and then he also kind of became a more white ball player. जबकि रोहित शर्मा का उल्टा हुआ है. वो पहले वाइट बॉल प्लेयर थे, फिर धीरे धीरे इवॉल्व एज अ टेस्ट मैच प्लेयर. बट स्टिल वेरी पीपल अंडरस्टैंड कि घर में इंडिया में उनकी एवरेज ऑलमोस्ट ब्रैडमैन लाइक एवरेज थी. मतलब ही वॉज डूइंग सो वेल. में बहुत कम बैटर्स ने उस तरह का इम्पैक्ट रखा है जो रोहित शर्मा ने रखा है रेड बॉल क्रिकेट में. एंड द डोमिनेंस दैट वी हैड एज अ टेस्ट टीम फॉर ऑलमोस्ट अ डिकेड, उसमें रोहित शर्मा का भी काफ़ी सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन रहा. इनफैक्ट 2019 में ही स्टार्टेड ओपनिंग. उसने अपने ओपनिंग मैच में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट 100 मारा था. तो बड़ी बात है यार, काफ़ी सारी चीज़ें हैं. 6th नंबर पे आपने नाम रखा विवन रिचर्ड्स. विवन रिचर्ड्स के साथ क्यों कंपेयर करना चाहते थे आप? यार एवोल्यूशन ऑफ ओडीआई क्रिकेट में बहुत ज़्यादा बड़ा नाम मानता हूँ विवन रिचर्ड्स को, बिकॉज ही वॉज द वन हु टुक द अटैक टू अपोजिशन. एंड प्लस उनके वर्ल्ड कप रिकॉर्ड्स बहुत ब्रिलियंट रहे हैं, और जो रोहित शर्मा के भी काफ़ी अमेजिंग है. सैम्पल साइज छोटा, उन्होंने सिर्फ 19 वर्ल्ड कप मैचेस खेले हैं, और ओडीआई जहाँ तक आ जाता है, बट मोर देन 1000 रन हैं, अमेजिंग एवरेज है, 600 हैं. तो 6 भी क्यों, आई थिंक 700 हो गए हैं. तो वो बहुत बड़ी बात है जो मुझे लगता है.
19 नहीं, अब तो ज़्यादा खेले आई थिंक 25 के आसपास मैचेस खेले, ज़्यादा नहीं खेले, 25-26 के आसपास ही खेले। तो इसलिए मेरे को था कि वर्ल्ड कप के दोनों बीस्ट रहे हैं, प्लस एवोल्यूशन ऑफ ओडिया क्रिकेट में बहुत मेजर रोल है। व्हाट रोहित शर्मा हैज़ डन इन लास्ट 2 years, जहाँ वो आके ही पहली बॉल से मारना शुरू करता है। कल के मैच की बात करें चैंपियंस ट्रॉफी फाइनल्स की, जब तक वो सबलाइन फॉर्म में खेल रहे थे, पहले 17-18 ओवर लग रहा था कि ये मैच वन साइडेड है। द टाइम रोहित शर्मा हैड हिज हैमस्ट्रिंग इश्यूज और वो फंसने शुरू हुए, वो विकेट कुछ और लगने लग गई और किसी से कुछ नहीं हो पा रहा था। तो इसका मतलब कि जो उन्होंने इवॉल्व करके दिखाया है कि मैं न्यू बॉल के अगेंस्ट वो चांसेस लूँगा, वो छक्के मारूंगा, 30 बॉलों में 50 मारूंगा या 40-45 मार के आउट होऊंगा, वो बहुत बड़ा आई थिंक एक एवोल्यूशन है। वैसा सा विविन रिचर्ड्स ने करके दिखाया, बिकॉज विविन रिचर्ड्स के भी करियर में जो ओडिया इंपॉर्टेंट हुए थे वो लेटर हाफ ऑफ हिज करियर में ज़्यादा इंपॉर्टेंट हुए थे। पहले इतना ओडिया क्रिकेट की बात नहीं होती थी। तो उस एरा में 47 की एवरेज रखना, वो स्ट्राइक रेट रखना वाज एन आउटलायर फॉर दैट एरा। सिमिलरली इसलिए मुझे था कि मतलब वही सेम एवोल्यूशन अब रोहित शर्मा ने भी करने की कोशिश की है, जहाँ पे ही ट्राइज टू डेसिमेट द फास्ट बॉलिंग फ्रॉम देयर प्रेजेंस फ्रॉम बॉल 1। मतलब आप कल सोचो कि कल सेकंड बॉल पे जेमिसन की सेकंड बॉल को उन्होंने क्राउड में पहुंचा दिया था, छक्का मारा था। मतलब एज अ बॉलर अगर आपको पहले ओवर में छक्का पड़ जाए तो आपका कॉन्फिडेंस काफ़ी हिल जाता है। विवन रिचर्ड्स ने 1975 से लेकर 91 तक ओडीआईज खेले हैं, अप्रॉक्सीमेट 187 ओडीआईज खेले, जिसमें 6700 रन हैं, 47 के एवरेज और 90 की स्ट्राइक रेट से हैं in that era 90। yes, that's why he evolved ODI cricket। जो उन्होंने करके दिखाया, देखो वो मेरे लिए ODI क्रिकेट के नंबर 1 बैट्समैन एवर है, नंबर 1 बैटर एवर विव रिचर्ड्स। उसके बाद नंबर 2 नंबर 3 में आपके पास सचिन आ जाते हैं, नंबर 2 पे, नंबर 3 पे विराट कोहली आ जाते हैं, कहानियां यहीं घूमेंगी। और देन AB डिविलियर्स। ये 4 प्लेयर्स हैं जो आपस में ODI क्रिकेट को इवॉल्व करते हैं। Why we are not talking about विव रिचर्ड्स as मतलब one of the fast बैटिंग प्लेयर्स? मतलब यार वो हमारे एरा में नहीं है, इसलिए हम बात नहीं करते। अदरवाइज ही इज ऑल टाइम, अगर आप ऑल फॉर्मेट प्लेयर की बात करोगे तो विव रिचर्ड्स से ऊपर किसी का नाम नहीं है, किसी का भी नाम नहीं। नो बडी कम्स क्लोज टू हिम इफ एन ऑल फॉर्मेट प्लेयर यू वांट टू टॉक अबाउट। एंड किस डाउन पे खेलते थे जनरली? ये 2 डाउन नंबर 1 डाउन 2 डाउन यही आते थे। जस्ट इमेजिन द इम्पैक्ट ही हैड। 90 का स्ट्राइक रेट उस एरा में जब 60 65 रो के लोगों के होते थे, जहाँ सुनील गावस्कर का तो आई गेस 50 का 60 समथिंग 50-60 टाइप रहा है। जस्ट इमेजिन। अभी मैंने सोचा इनकी बात करूं कि कहीं ना कहीं रोहित शर्मा ने भी वही करने की कोशिश की है लास्ट फ्यू ईयर्स ऑफ हिज वाइट बॉल क्रिकेट, कि मैं भी ओडीआई क्रिकेट को इवॉल्व करवाऊं, एक इम्पैक्ट रख के जाऊं। अब आप सोचो जब वो रिटायर होंगे तो उनके लास्ट 2-3 साल सबसे ज़्यादा डिस्कस होंगे। द इम्पैक्ट दैट ही इज लेफ्ट इन, मे बी वो डबल 100 उन्होंने स्कोर किए हैं, वो ज़्यादा बड़ी अचीवमेंट्स होंगी, पर शायद डिस्कस उनका ये वाला एरा होगा। तो इसलिए मुझे था कि एक बार विविन रिचर्ड्स की बात भी की जाए व्हेन वी कंपेयरिंग। 7th नंबर पे ये तो ऑब्वियसली आप कंपैरिजन लेके आओगे एंड दैट इज कंपेयरिंग हिम विद AB डिविलियर्स। पहले तो आप ये बताओ कि दोनों में से सबसे ज़्यादा शॉट्स किसके पास है? AB डिविलियर्स, नो डाउट अबाउट इट यार। मतलब वो 360 डिग्री खेलते हैं। रोहित की थोड़ी फिजिकल लिमिटेशंस हैं, जबकि उनके पास भी ऑलमोस्ट सारे शॉट्स हैं, बट मुझे लगता है थोड़ा बैक ऑफ द विकेट AB डिविलियर्स के पास वो जो एबिलिटी थी कि गिरते गिरते ऑफ बैलेंस भी छक्के मार देते थे, थोड़ी अलग एबिलिटी हो जाती है। तो मतलब मैनिपुलेट दोनों करने की एबिलिटी रखते हैं, दोनों बॉलर्स को अपने हिसाब से एक टाइम के बाद बॉल करवाना करते हैं, और दोनों जब फ्लो में होते हैं फिर आप कुछ नहीं कर सकते एज अ बॉलर, कुछ भी नहीं कर सकते आप एज अ बॉलर, व्हेन यू जस्ट हैव टू सिट डाउन एंड एडमायर। टेक्निक वाइज आपको कौन लगता है कौन ज़्यादा बेटर है? दोनों बहुत अलग हैं। रोहित इज अ मोर क्लासिकल टाइप ऑफ अ बैटर, वेरी क्लासिकल, मतलब कॉपी बुक क्लासिकल बैटर है। AB डिविलियर्स हैड हिज ओन टेक्निक। डिफरेंस क्या था, AB डिविलियर्स की अगर बात करोगे हमेशा बैकफुट को अपने स्टेबल रखते थे, बेस को। उनको लगता था अगर एज अ बैट्समैन बैकफुट उठ रहा है तो आप फिर आउटसाइड ऑफ स्टंप निक करोगे बॉल्स को। उनके इंटरव्यूज में उन्होंने कहा है कि समबडी जिनका बैकफुट उठ रहा है वो फिर फेलिंडर एंड एंडरसन के लिए ईजी विकेट बन जाते हैं। तो वो एक AB डिविलियर्स की खासियत थी कि वो स्ट्रॉन्ग बेस से अपने आगे के फुट को मूव करके ज़्यादा फील्ड को एक्सेस करने की कोशिश करते थे, एंड वेरी स्टेबल मतलब आई वुड से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जहाँ वो नीचे रह के फील्ड एक्सेस करने की कैपेबिलिटी रखते थे। एजाइल ज़्यादा थे, ज़्यादा एक्रोबैटिक थे इन टर्म्स ऑफ द फिजिक ही हैड, और उस कंपैरिजन में आई थिंक रोहित शर्मा थोड़े वहाँ लिमिट हो जाते हैं, बट दोनों जब फ्लो में होते हैं तो उनको कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं रोक सकता। तो दोनों कंट्रारियन है एक तरह से। रोहित इज़ अ मोर क्लासिकल बैटर हु
has the level of innovation, but AB de Villiers is one guy who had his own technique. Improvisation में अलग लेवल के थे. करियर वाइज अगर देखें तो अगर आप करियर ट्रैजेक्टरी अगर आप कंपेयर करो दोनों की, तो वो आपको कैसे लगती है? जब से रोहित ने ओपन करना शुरू किया, मैंने कहा है कि विराट कोहली और AB de Villiers उनके साथ मैच होते हैं उस एरा में एज एन ओडीआई बैटर्स. टेस्ट में तो ऑब्वियसली यार मतलब कंपैरिजन ही नहीं है. टेस्ट में तो मैं मतलब AB de Villiers को विराट कोहली से भी ऊपर मानता हूँ. वो मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि ही कुड हैव हैड बिगर इम्पैक्ट, क्योंकि वो टीम ही ऐसी में खेल रहे हैं जहाँ पे इतने स्टार स्टडेड बैटर्स थे कि आपको मतलब वो इम्पैक्ट मारने का इतना मौका ही नहीं मिला. और 2005-06 से लेके 13 तक तो आपकी टीम में ऊपर मतलब आपके पास ग्रेम स्मिथ थे, फिर कालिस थे, फिर आमला थे, फिर मतलब फैफ भी बाद में ऐड हो गए. मतलब प्लेयर्स ही प्लेयर्स भरे हुए थे. 8th नंबर पे आपने जो प्लेयर रखे हैं वो हैं सनत जयसूर्या. सनत जयसूर्या लोग बात करते हैं कि कैलिस वन ऑफ द टॉप ऑलराउंडर्स हैं वर्ल्ड के, शायद बिगेस्ट ऑलराउंडर हैं, ये भी बात होती है कैलिस की. पर उस लिस्ट में कभी भी एक नाम जो नहीं आता वो है सनत जयसूर्या. उनकी भी 300+ विकेट्स हैं ओडीआईज में, और मतलब 11-12 हज़ार रन है. उतनी बात होती ही नहीं है. नहीं होती. बिल्कुल सही. क्यों? जस्ट दैट कि टेस्ट में भी उनका वैसा इम्पैक्ट नहीं रहा उतना. वो वाइट बॉल में ज़्यादा बड़े प्लेयर रहे. टेस्ट में एक फेज था व्हेन ही वाज वेरी रेलेवेंट, 90s लेट 90s वाला फेज. बट अपार्ट फ्रॉम दैट, तो इसलिए मैंने सनत जयसूर्या की बात की कि सनत जयसूर्या का इनिशियल वो एक बीच में फेज आया था टेस्ट में जब वो वर्ल्ड के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स थे, और वैसा सही सेम. मैं अब समझ पा रहा हूँ आपने सनत जयसूर्या को क्यों रखा है. ही केम इन द टीम मोर एज अ बॉलर who could bat at number 6 or number 7, and then he was promoted to open, and then he dismantled everyone, and then he had a crazy stint as an opener across formats. but then उनके रेड बॉल स्किल्स थोड़े डिमिनिश होते गए, पर वाइट बॉल स्किल्स उनके फिर भी अगले 10 साल भी रेलेवेंट रहे. काफी ज्यादा स्टोरी मिलती जुलती है, और वेरी फ्यू पीपल रियलाइज दिस, है ना. इसीलिए मैंने वो डाला. काफ़ी ज़्यादा मिलती जुलती है. एंड कैप्टन भी कर चुके हैं और कोच भी हैं अब तो, बहुत ब्रिलियंट कोच रहे हैं. तो इसलिए मैं था कि काफ़ी सिमिलैरिटीज डिस्कशन करने लायक बनता है. अगर आप टेक्निक बात करते हो तो सनत जयसूर्या की टेक्निक को अगर आपको एक्सप्लेन करना हो, हम नो डाउट हम ये सुनते हैं कि कुशल मेंडिस हैं या और भी जो श्रीलंकन प्लेयर्स आते हैं उनकी नहीं कुशल परेरा आई गेस, हाँ, उनकी टेक्निक जो है वो काफ़ी मैच करती है. देखो अर्ली वही था, उनकी भी एबिलिटी टू पिक लेंथ वाज नेक्स्ट लेवल. मतलब बट वो स्ट्रॉन्ग फोर आर्म्स जिनसे उनको मतलब चिप्स के छक्के मारते थे. वो बहुत स्ट्रॉन्ग फोर आर्म, चिप्स के छक्के मतलब इस तरह के फ्लिक्स के छक्के, चिप्स के छक्के, बहुत जल्दी लेंथ एबिलिटी पिक करने की थी उनमें. बट मूविंग बॉल के अगेंस्ट ही रियली हार्ड, शॉर्ट बॉल के अगेंस्ट ही रियली हार्ड ट्रबल आउटसाइड ऑफ स्टंप एंड ऑल. तो क्वालिटी बॉलर्स ने उनको काफ़ी खोला है, काफ़ी एक्सप्लॉइट किया उनकी. जेन्युइन पेस भी हिलाता था उनको. येस डेफिनेटली, बिकॉज अख्तर ली ने भी उनको तंग किया, बट स्टिल ही वाज गुड. ऐसा नहीं था कि नहीं था. हाँ, बट जो एक्स्ट्रा टाइम रोहित शर्मा के पास एज ए वाइट बॉल बैटर है, वो सनत जयसूर्या ने बहुत इंपैक्टफुल इनिंग्स खेली हैं. बट अक्रॉस द ग्लोब, मतलब पर्थ में एक ऑन अ ओवरकास्ट डे रोहित स्कोर्ड 170+ रन्स. ठीक है ना. तो वैसी इनिंग्स हो गई इन ऑल. साउथ अफ्रीका में ही हैज़ 100, इंग्लैंड में ही हैज़ मल्टीपल 100s. वो चीज़ें समहाउ कोई और लेके आ नहीं पाया इतना. तो अपार्ट फ्रॉम अगर हम बोले करियर ट्रैजेक्टरी, बाकी बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस हैं. पर हाँ, ये है कि केम इन द टीम एज अ बॉलर या एज अ मिडल order batsman and then lower middle order and then being promoted to opener and then एक became बार a beast. इतना वर्ल्ड बीटर बन गया. मेरे को इतना याद है कि एक बार तो ऐसा होता था यार, ये जयसूर्या का आउट कर दो, फिर अट्टा बट्टू वगैरह आएंगे, ये थोड़ा आराम से खेलेंगे, ये इनको हम सह लेंगे, पर इसको पहले आउट करो. स्टार्टिंग में आके जो फास्ट बॉलर्स को वो डिमोरलाइज करते थे ना, जो रोहित अब कर रहे हैं. दिस इज व्हाट जयसूर्या यूज्ड टू डू इन 96, 97, 98, वो वाला चीज़ है. अब जो नेक्स्ट नाम है वो है जो इनको देख के आप कह सकते हो जिन्होंने शुरू करा था, वो थे सहवाग. जयसूर्या के बाद सहवाग थे नेक्स्ट, जिन्होंने फिर वर्ल्ड लेवल पे दहशत पैदा करी. मुझे लगता है अगर 2014 में रोहित शर्मा को ओपन करने का मौका मिलता तो ही वुड हैव मेड द सिमिलर इम्पैक्ट व्हाट सहवाग हैड फॉर इंडिया in test as well. This is what I think Indian think tank missed out on a golden opportunity. मतलब that was there for the taking, no doubt. Murli Vijay had an insane Sena tour उस पूरे लेग में, बट वो सस्टेनेंस नहीं दिखा पाए. रोहित शर्मा थोड़ी ज़्यादा डेप्थ रखते थे एज ए बैटर, तो वो कर सकते थे.
What Murli could do, Rohit could have also done. Just that उनको थोड़ा better support, थोड़ा better guidance मिलता तो वो इंडिया के लिए बहुत amazing हो जाता. If Warner can do it, Rohit Sharma could have also done it because he has better technique, he has more shots and he has better ability to judge the length. अब अगर कंपैरिजन करते हैं तो सहवाग से तो और ज़्यादा कंपैरिजन मिलता है. मिडिल ऑर्डर बैटर who could bowl, spin, off spin. ऑफ स्पिन ही करते थे. Very few people know कि रोहित का even 2009 में IPL हैट्रिक भी है मुंबई इंडियंस के अगेंस्ट. एक नहीं दो हैट्रिक्स हैं. एक है. युवराज की 2 थी. अच्छा युवराज की 2. 2009 में युवराज की 2 थी. अच्छा. और अमित मिश्रा की तो 3 है. एंड दोनों ही बहुत अच्छे ऑफ स्पिनर्स हैं जिन्होंने बाद में बॉलिंग करनी छोड़ दी थी. उनकी तो रोहित की तो 2014 में फिंगर इंजरी हुई थी ना. जो 264 रोहित ने स्कोर किया था वर्सेस श्रीलंका, उसमें तो 2 महीने के बाद वो इंजरी से वापस आए थे ना. वही हाथ वाली. हाँ, जो फिंगर इंजरी हुई थी इसलिए उन्होंने बॉलिंग करनी छोड़ी थी. तो फिंगर इंजरी से वापस आए थे वो और आते उन्होंने फिर तहलका मचाया था. तो फिर उसके बाद ओपनर जब दोनों को बनाया गया, दोनों के फॉर्च्यून्स चेंज हुए थे. उससे पहले दोनों ही कहीं कुछ लग नहीं रहे थे. बिल्कुल स्कीम ऑफ थिंग्स में फिट नहीं हो रहे थे. उस लेवल पे नहीं थे, नो डाउट. मतलब जो उनका एज एन ओपनर गेम बना है तो बहुत अलग बना. आप ये कह सकते हो कि अगर ऑल फॉर्मेट की बात आ जाएगी तो फिर सहवाग ऊपर आ जाएंगे. डेफिनेटली. टेस्ट यार बहुत ऊपर रहे हैं, है ना. वाइट बॉल में फिर रोहित का इम्पैक्ट ज़्यादा बड़ा रहा है. तो इक्वली आप इन दोनों को इक्वल रख सकते हो. फिर भी स्टिल. पर अगर आप कैप्टनसी का तड़का लगा दोगे तो फिर तो एनी डे रोहित शर्मा फिर बहुत आगे निकल जाता है. फिर एक ना बहुत आप चीज़ नोटिस करो, आईपीएल में इंडियन क्रिकेट को जो बड़े प्लेयर्स मिले हैं वो कौन है जिन्होंने आज कोर ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम की बात करते हैं. सबसे पहले हमारे पास कौन खेल रहे हैं? शुभमन गिल और रोहित शर्मा. 1 डाउन पे कौन आ रहे हैं? विराट कोहली. ठीक है, विराट कोहली डेफिनेटली चलो आईपीएल प्रोडक्ट नहीं है, पहले से नाम वो तो नहीं है. नंबर 4 पे कौन है? श्रेयस अय्यर. वो भी नहीं है. वो भी रणजी से उठ के आए हैं. हाँ, और वो अंडर 19, फिर उसके बाद इंडिया ए बिल्कुल से वहाँ पे उन्होंने केएल राहुल. वो भी बहुत पहले से चलते आ रहे हैं. नंबर 5 पे एक और बैटर है अक्षर पटेल. अक्षर पटेल का भी आईपीएल हैज बीन गुड फॉर हिम. आईपीएल से ही आए. वो आईपीएल से ही मुंबई इंडियंस के लिए सिलेक्ट हुए थे वो. अक्षर पटेल. यस. और स्काउटिंग सिस्टम कौन लेके आया था मुंबई इंडियंस में? जो अंबानीज को और जॉन राइट को रिकमेंड किया था वो रोहित शर्मा ने किया था. दैट वी शुड बिल्ड अ स्काउटिंग इकोसिस्टम. अच्छा. यस. और अक्षर पटेल उसके वन ऑफ द प्रोडक्ट्स हैं. एक और आदमी है फिर उसके बाद जो आता है हार्दिक पांड्या. वो तो हाँ, वो तो और हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या को भी रोहित शर्मा लेके आए थे. और एक टाइम तो 2016 आईपीएल सीजन में हार्दिक वाज गेटिंग ड्रॉप फॉर मुंबई इंडियंस. तो फिर रोहित ने बैक किया था. इसी सिस्टम ने ही फिर बुमराह को भी करा. यस. बुमराह वाज आल्सो स्काउटेड थ्रू दिस सिस्टम एंड वो भी 2015 में ड्रॉप होने वाले थे आईपीएल. सो ही हैड अ वेरी हॉरिबल सीजन. मिडिल ऑफ द सीजन में मुंबई ने कहा था कि इनको वापस भेज देते हैं, बनेगी नहीं बात. रोहित बैक्ड हिम and 2016 onwards so we all know what he became. Same happened. Even India debut के बाद हार्दिक 2016 में ड्रॉप होने लगे थे. Okay, अगर रोहित backed him. और भी अगर बात कर लें कुलदीप यादव अंडर 14 से बढ़िया थे. वो डोमेस्टिक में भी नाम था उनका एंड ऑल, तो वो उतना नहीं मैं कहूँगा. बट हार्दिक पांड्या, अक्षर पटेल और बुमराह, इनका काफ़ी मेजर क्रेडिट रोहित शर्मा और एमआई का वो इकोसिस्टम को जाता है. इसमें रोहित शर्मा वॉज द किंग मेकर. ही वाज द एट हेल्म ऑफ थिंग्स. पर सर हम थोड़ा सा मुद्दे से भटक गए. अभी हमारा कंपैरिजन चल रहा था रोहित शर्मा का विद द लेजेंड्स. आपने कैप्टनसी की बात की तो मैं इसलिए बताया कि उन्होंने भी वो प्लेयर्स बिल्ड किए हैं व्हिच वी डोंट रियलाइज कि इंडियन टीम के कोर के 3 प्लेयर्स उनकी देन है. शायद धोनी के बाद बोल सकते हैं ये सबसे बढ़िया इन्होंने करा. yes, या नहीं, वैसे इस मामले में तो गांगुली कौन सा गांगुली तो चलो थे ही यार, उन्होंने तो इतनी बड़ी टीम बनाई है. गांगुली भी उसी कैटेगरी में ही आते हैं, फिर धोनी भी उसी कैटेगरी में आते हैं, एंड देन फाइनली रोहित शर्मा भी आते हैं. शायद इसीलिए ये 3 कैप्टन थोड़े अलग दिखते हैं. अब ये सोचो ना 2013 में जो चैंपियंस ट्रॉफी में रोहित ने ओपन किया, ही वॉज नॉट सपोज टू प्ले एज एन ओपनर इन दैट सीरीज. वो एज एन ओपनर थोड़ी गए थे. उसमें तो प्रैक्टिस मैचेस में दिनेश कार्तिक ने 200 स्कोर कर दी 2 प्रैक्टिस मैचेस में. तो ही हैड टू फिट इन दिनेश कार्तिक. इसलिए रोहित शर्मा को ऑन द ईव ऑफ द मैच बताया था कि यार तू ओपन कर रहा है. तो ही वाज लाइक साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ओपन. मैं तो कभी ओपन किया ही नहीं, ओपन करूंगा कैसे. तो जब वो बैटिंग करने जाना तो उन्होंने शिखर धवन को कहा कि तू पहली बॉल ले. कहते मैं तो पहली बॉल लेता ही नहीं हूँ. तो रोहित सेट के चल यार क्या फ़र्क पड़ता है, मैं ही कर लेता हूँ पहली बॉल, ज़्यादा से ज़्यादा आउट ही होंगे ना. और उसमें 100+ की पार्टनरशिप आ गई. पर रोहित वाज, जब ही वेंट फॉर दैट टूर्नामेंट ही हैड नो क्लू दैट ही इज गोइंग टू ओपन.
जस्ट दिनेश कार्तिक को प्लेइंग 11 में फिट करना था बिकॉज ही स्कोर 200 इन द प्रैक्टिस मैचेस, क्योंकि उस सीरीज से पहले 2-3 प्रैक्टिस मैचेस हुए थे, तो ऑस्ट्रेलिया को तुमने अंडर 100 ऑल आउट किया था। तो उस चक्कर में रोहित वॉज पुश्ड एज एन ओपनर, रेस्ट एज दे से इज हिस्ट्री। तो ऐसी सी कहानी थी कि वो इतने केयरलेस चल गया, ज़्यादा से ज़्यादा आउट ही हुआ, क्या जाता है। डेस्टिनीज चाइल्ड, दैट्स व्हाट आई से इट। तो एम एस धोनी की विजन भी थी कि उन्होंने देखा कि प्लेयर बड़ा है, इसको मैंने बैक करना है, और अमेजोन ने बहुत साल उनको बैक किया है। बहुत साल। ये तो बात मानने वाली है कि 2 प्लेयर्स जिनको सबसे ज़्यादा तगड़ी बैकिंग मिली है ओवर द ईयर्स, वो हैं जड्डू और रोहित शर्मा। और देखो ना, और आज देख लो आज वो क्या कर रहे हैं टीम के लिए। 11 वर्ल्ड कप में स्नब होने के बाद उनका ईयर बहुत अच्छा गया था 52 की एवरेज से। 12 में फिर से उनका बहुत गंदा ईयर गया था, तो 12 में ही उनकी मैगी मैन वाली बातें ज़्यादा होने लगी थी। फिर 13 तो वी ऑल नो, उसके बाद तो फिर बात देखा ही नहीं ना कभी मुड़ के कभी उन्होंने। 10th नंबर पे जो प्लेयर हैं वो हैं एडम गिलक्रिस्ट। नाउ अगेन ये मेरे को बताओ, ये नाम कहाँ से आ गया गिलक्रिस्ट के साथ? व्हाई आर यू कंपेयरिंग रोहित शर्मा? बिकॉज ऑफ हिज टैक्टिकल जीनियस। पहली बार रोहित शर्मा को एज अ कैप्टन आइडेंटिफाई किसने किया था? डेक्कन चार्जर्स में गिलक्रिस्ट ने 2009 आईपीएल में। 8 आईपीएल तो जो उनका जल्दी निकल गया था 9 में, कि इस लड़के में दम है, इसे एज अ कैप्टन पुश किया जाए फॉरवर्ड। तो ही वाज द वाइस कैप्टन एट दैट टाइम, जब उनके स्टेक्स कुछ भी नहीं थे टीम इंडिया में। तो गिलक्रिस्ट ने उनको एज अ लीडर ग्रुप में ऊपर प्रमोट किया था। वेरी कूल एंड टू जो सूर्य कुमार यादव थे, वो भी वाइस कैप्टन थे केकेआर के जब गंभीर कैप्टन थे, पर नोबडी न्यू। तो गिलक्रिस्ट सॉ समथिंग ऑफ हिमसेल्फ इन हिम, दैट्स व्हाई ही वाज पुश्ड। एंड अभी बड़ी रिसेंटली बड़ी चीज़ अच्छी डिस्कशन हुई हमारे ग्रुप के ऊपर, जब हमने कैप्टनसी वाला पॉडकास्ट भी किया था, याद है? एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने मिस कर दिया, आई कुडंट रियलाइज इट, कि जो 2004 में बीजीटी ऑस्ट्रेलिया जीती थी इंडिया में, उसमें गिलक्रिस्ट कैप्टन थे। मतलब उसमें पहले 3 टेस्ट मैचेस में, जिसमें 2-0 से ऑस्ट्रेलिया आगे थी, उसमें तीनों टेस्ट मैचेस में गिलक्रिस्ट कैप्टन थे। पॉन्टिंग पहुंच नहीं पाए थे। चौथे टेस्ट मैच में पॉन्टिंग आए थे, वो ऑस्ट्रेलिया हार गई थी। तो ये लेगेसी में, क्योंकि ये तो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन्स के लिए सबसे बड़ी चीज़ रही है। इंडिया में तो वो जीत ही नहीं पाया ना कितने सालों से। तो इंडिया में पिछले अगर 30 सालों में देखा जाए तो इकलौती एक सीरीज विन है 2004 की, 40 सालों में ऑलमोस्ट। और वो सीरीज विन किसने की थी? गिलक्रिस्ट की। तो तब भी गिलक्रिस्ट, तभी मैंने कहा था कि ही इज़ वन गाय हु कुड हैव कैप्टन ऑस्ट्रेलिया बट जस्ट नेवर गॉट दैट चांस। तो गिलक्रिस्ट वाज एबल टू आइडेंटिफाई हिम कि इस बंदे में मेरी ऐसी कोई बात है, एबिलिटी है, स्कोर। और प्लस वो इंडियन टीम के लिए इतने बड़े प्लेयर नहीं बन पाए, पर आईपीएल के तो बीस्ट ही थे रोहित। इवन इन फर्स्ट सीजन ही हैड 300+ वाला सीजन एंड ऑल। उस वक्त मैच भी कम होते थे, मैचेस भी कम थे, और उस वक्त मेरे को इतना ज्यादा टॉप स्कोरर होता ही 500 रन वाले आते थे, और जिसमें सचिन होते थे। सचिन 2010 के ऑरेंज कैप विनर थे। हाँ, तो कुछ प्लेयर्स होते थे जो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करते थे, जैसे मेरे को याद है रहाणे होते थे, शिखर धवन होते थे कंसिस्टेंटली परफॉर्म करने वाले प्लेयर्स में। विराट रहे हैं बाद में बहुत। हाँ, बहुत लोग हैं। तो उनमें से एक रोहित शर्मा भी कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहे हैं, जो आज लोगों को याद नहीं है। क्योंकि ऑलमोस्ट 45 की एवरेज थी पहले 5-6 सीजन्स में। ओह भाई। और मतलब 40-45 की एवरेज थी, मतलब प्लस 160 समथिंग की स्ट्राइक रेट थी, मतलब काफ़ी अच्छा रहा था उनका। ही ऑलवेज यूज्ड टू प्ले इम्पैक्टफुल नॉक्स। तो करें हमारा ये जो गिलक्रिस्ट के रिगार्डिंग कुछ और आप बात करना चाहते हो? आई थिंक यही मुझे सुना था। चलिए सर, हमारा 1 घंटा से ज़्यादा का हो चुका है ऑलरेडी पॉडकास्ट, एंड आगे चलते हैं फेज वाइज। एग्जैक्टली। सो 2007 से 2011 का फेज था जो उनका। फिर साथ में देखो T20 वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट दैट 50 की नॉक, फाइनल में ही स्कोर्ड 30 नॉट आउट इन 16 बॉल्स। वो लो स्कोरिंग फाइनल थे जो, इसमें एक बार इंडिया फंस गई थी, तो ही वाज एबल टू बेल देम आउट। तो फाइनल जिताने का उनका बहुत मेजर क्रेडिट जाता है उसका। 16 बॉल 30 ने वो इतना क्लोज फाइनल, जब 5 रन से मैच जीते हो, बड़ी क्रिटिकल इनिंग्स हो जाती है फ्रॉम अ यंगस्टर। उसके बाद वीबी सीरीज 2008 में सिडनी में ही प्लेड अ ब्यूटिफुल नॉक ऑफ 60 समथिंग, और सचिन ने 117 नॉट आउट मारा था, और उसमें उन्होंने पहले 3 विकेट्स इंडिया की जल्दी उड़ गई थी। उसके बाद ही प्लेड अ ब्यूटिफुल नॉक विद सचिन, और इंडिया ने वो फाइनल जीता था। 240 का टारगेट था, फिर अल्टीमेटली सीरीज भी जीती थी। पहली बार ऑस्ट्रेलिया में जाके हम डाउन अंडर पीक ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट जीत के आए थे। तो उसके बाद रोहित की बहुत बात होनी शुरू हो गई थी कि यार इस बंदे में कुछ स्पेशल टैलेंट है, कुछ बड़ी बात है, बट रिटर्न्स वैसे नहीं आए। जैसे मैंने कहा कि 7, 8, 9 में 20, 25, 25 इस तरह की एवरेजेस थी उनकी
एज एन ODI प्लेयर. 10 में अच्छा 38 समथिंग की एवरेज आई, 11 में 52 की एवरेज आई, पर 11 में वर्ल्ड कप नहीं मिला, 12 में फिर स्लम्प, और 13 ऑनवर्ड्स तो ऑल वी नो कि वो अलग ही लेवल के प्लेयर बन के आए हैं. 13 ऑनवर्ड्स हिज टेस्ट करियर कुड हैव ऑल्सो पिक्ड अप. 2010 में उनको फर्स्ट टाइम नागपुर में साउथ अफ्रीका अगेंस्ट डेब्यू करने का मौका मिल रहा था, पर प्रैक्टिस के दौरान फुटबॉल खेलते हुए उन्होंने अपना पैर ट्विस्ट कर लिया था, और फिर विदमन साहा को चांस मिल गया था उस मैच में. एंड अल्टीमेटली जाके 3 साल बाद उनका डेब्यू हुआ था, 3.5 साल बाद. ऐसा सा ही कुछ एक वर्ल्ड कप के लिए मेरे को याद है, ईशांत शर्मा भी हुए थे पिक, एंड उनकी भी जस्ट इंजरी हो गई थी जस्ट पहले किसी एक बहुत बड़े टूर्नामेंट के लिए. ईशांत शर्मा का भी मेरे को याद है, मुझे ऐसा ही हुआ था कि उनकी भी मतलब मेरे को इतना याद है कि वो ऐसे चल रही है पूरी कि ही हैज़ बीन पिक्ड फॉर द वर्ल्ड कप, एंड देन बहुत यंग थे तब, 16-17 साल. हाँ. अच्छा था, मुझे एग्जैक्टली रिकॉल नहीं कर पा रहा. मुझे इतना याद है कि वो उनकी फैमिली सेलिब्रेट कर रही है, वो सीन मुझे भी याद है वो, बट मैं आई एम नॉट एबल टू रिकॉल इट. मेरे भी बहुत ऐसे हैं, क्योंकि मुझे इतना याद है कि ईशांत शर्मा बड़ा पतला सा लड़का, लेकिन वो कुछ अलग थी उसकी बात की हाइट एंड ऑल. तो मतलब 2013 में जाके फाइनली डेब्यू का चांस मिला टेस्ट में. लास्ट सीरीज सचिन की, तो सचिन का 199th टेस्ट मैच, इंडिया वाज इन ट्रबल, एंड देन रोहित प्लेड अ ब्यूटीफुल नॉक, 177 और टेस्ट डेब्यू में मारे थे. जो सेकंड मैच था, जो सचिन का 200th मैच था, वो तो मैं देखने भी गया था वानखेड़े में. वहाँ पे भी रोहित ने छक्का मार के 100 मारी थी. मतलब यार वो जो बैटिंग देखी थी ग्राउंड से, मैं क्लियरली रिमेंबर्ड. मतलब कि मैंने फर्स्ट टाइम उनको बैट करते हुए देखा था स्टेडियम में, बिकॉज VB सीरीज 2012 में भी देखा था, बट वैसी बात नहीं थी, उतनी फ्री फ्लोइंग इनिंग नहीं थी. ही वॉज लुकिंग क्लास अपार्ट, अलग ही लेवल के प्लेयर लग रहे थे वो. और वहाँ से लगा था कि इनका टेस्ट करियर बिल्कुल टेक ऑफ कर जाएगा. बट 3rd 100 टेस्ट में उनकी 20 टेस्ट बाद आई, 20 टेस्ट बाद 100, थर्ड टेस्ट 100, 20 टेस्ट के बाद. तो रोहित की कुछ ऐसी सी कहानी ली है दैट ही इज गिवन दैट ग्लिम्पसेस इन टेस्ट क्रिकेट कि ही इज गोइंग टू बी द नेक्स्ट बिग थिंग, एंड देन सडनली ही जस्ट टेपर्स ऑफ. तो वो कहानी रही है. मतलब ऑब्वियसली यार, मैं कहा कि 14 में 16 में उनको चांस मिल रहे थे. एक और बड़ी बात है, जब वो खुद रणजी के वाइस कैप्टन बने, तब भी उन्होंने अपने आप को एज एन ओपनर पुश नहीं किया. तो कहीं ना कहीं रोहित भी अपने आप को नहीं देखते. देखो एक बात क्या है कि रोहित के फादर बहुत ज़्यादा टेस्ट क्रिकेट लवर हैं, वो काफ़ी वैल्यू करते हैं रोहित की परफॉर्मेंसेज इन टेस्ट क्रिकेट. तो दैट्स वाई उनको होता है कि मैं अपने फादर के लिए टेस्ट क्रिकेट करके दिखाऊं बढ़िया. तो जब ही बिकेम द टेस्ट कैप्टन, तो उनके फादर ने स्पेशली उसके लिए मतलब काफ़ी पूजा वूजा रखवाई थी. मतलब ही सेलिब्रेटेड हिज टेस्ट कैप्टनसी मोर देन एनीथिंग एल्स इन हिज करियर. तो ऑब्वियसली प्योरिस्ट हैं, काफ़ी पुराने बंदे हैं, तो उसको बहुत वैल्यू करते हैं. तो रोहित का वो झील रहा है कि हाँ, आई नीड टू डू दिस फॉर माई फादर. एक मतलब इसमें बहुत सारे वैसे हम ऑलरेडी पॉइंट्स डिस्कस कर चुके हैं, पर अगर मेरे को एक बात करनी हो कि रोहित जितना पोटेंशियल रखते हैं, वो 10K रन्स वाले 10,000 रन वाले टेस्ट बैटर क्यों नहीं बन पाए? बस यही रीज़न कि समहाउ एक तो ऑब्वियसली उनकी बैटिंग पोजीशन शॉट नहीं हो पाई. वो 5, 6, 4 में घूमते रह गए. 4 तो चलो कभी भी नहीं आए, एक लेट आए. एक ऑब्वियसली डेब्यू उनका इंटरनेशनल डेब्यू होने के 6 साल के बाद हुआ. सोचो, मतलब टेस्ट क्रिकेट में अपने डेब्यू के 6 या 7 साल बाद आए, 6.5 साल बाद. ये सिमिलर से सीन हमने शायद सुरेश रैना के साथ भी देखा था. सुरेश रैना का भी टेस्ट डेब्यू थोड़ा जल्दी हो गया था. नहीं, 2010 में आ गए थे वो. नहीं, तो वो वनडे और 2006 में आए थे. हाँ. पर वो एस्टैब्लिश 2009 में जाके हुए हैं ना. ओके. तो ऑलमोस्ट उसी टाइम के साथ इनका हो गया था. मतलब एक टाइम पे मेरे को इतना याद है कि वनडे और T20 में काफ़ी सिग्निफिकेंट मैचेस खेलने वाले सुरेश रैना इकलौते प्लेयर थे जिन्होंने टेस्ट में खेला ही नहीं था. नो डाउट उनका भी टेस्ट डेब्यू तो रिलेटिवली लेट था. विराट कोहली को 4 साल लगे. 2008 में वो आए, जाके 2012 में. इंडिया का कोर ही इतना स्ट्रांग था यार बैटिंग में. आप सोचो ना, ऊपर सहवाग, गंभीर, फिर द्राविड, फिर सचिन, फिर लक्ष्मण, मतलब जगह कहाँ थी. तो वो ही है. मतलब मुझे लगता है कि वो खुद भी नहीं अपने आप को उतना पुश कर पाए एक स्ट्रांग केस अपने लिए, और एक बैटिंग पोजीशन को ओन नहीं कर पाए, विच ही कुड हैव. काफ़ी बार बहुत रैश शॉट्स खेल के भी आउट हुए हैं. काफ़ी बार मुझे लगा कि वो गेम अवेयरनेस, गेम सिचुएशन उन्होंने नहीं से रीड की. तो इट्स जस्ट अबाउट हैविंग दैट हंगर फॉर टेस्ट क्रिकेट था, और क्या. अदरवाइज जब भी उन्होंने वो हंगर दिखाई इज डन वेल. तो मुझे सिर्फ वही कंसर्न लगता है दैट विराट वैल्यूड टेस्ट क्रिकेट मोर देन व्हाट रोहित डिड. दैट्स व्हाई विराट इज ऑलमोस्ट क्लोज टू 10,000 runs, even though I personally feel that he was less suited for test cricket because of his bottom hand play as compared to Rohit Sharma. फिर उनका जो नेक्स्ट फेज, जो उनका गोल्डन पीरियड आया, वो तो 2013.
जितनी मर्जी बात कर लो, ये सबको ही पता है वो चैंपियंस ट्रॉफी ने। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया असली जो सीजन आया था ना, वो था ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, जो 7 मैच सीरीज थी, उसमें इंडिया का टॉप 3 अलग लेवल पर निखर के आया था। मतलब तब 350 के चेजेस इंडिया ने ऐसे किए जैसे मजाक ही होता है। जयपुर में इंडिया ऑलमोस्ट 360 चेज कर रहा था, उसमें 44 ओवर्स में इंडिया जीत गया था। विराट का 52 बॉल 100 आया था, रोहित का डैडी 100 आया था, ओपनिंग पार्टनरशिप 175-80 की आई थी। सिमिलर सी कहानी दोबारा हुई थी उस सीरीज में। फिर लास्ट मैच में तो बेंगलुरु में ही स्कोर डबल 100। फिर 2014 में उन्होंने जाके श्रीलंका अगेंस्ट 264 मारे 173 बॉल्स में, और जब वापस आए थे तो उनके कोच डंकन फ्लेचर ने कहा कि तुम स्टार्टिंग में थोड़ा स्लो खेलें तो 300 भी आ जाता। उसके बाद श्रीलंका अगेंस्ट 2017 में मोहाली में डबल 100 आया, और उसमें तो लास्ट 7 बॉल्स में 6 छक्के मारे थे रोहित ने। तो मतलब 160 समथिंग में रोहित घूम रहे और 6 छक्के मारे थे उन्होंने लास्ट 7 बॉल्स में। तो इतना वो अमेजिंग था, और वो बड़ा अलग सा सीरीज था कि उससे पिछले ओडीआई में धर्मशाला में इंडिया ऑलमोस्ट 30-40 पे आउट होते होते बची थी। काफ़ी बुरा हाल हुआ था इंडिया का। तो स्टेटमेंट इनिंग्स थी वो भी ऑन हिज मैरिज एनिवर्सरी। एंड वर्ल्ड कप 2015 वहाँ रोहित डिड रियली वेल। मतलब क्वार्टर फाइनल्स में 100 आया। उससे पहले ट्राई सीरीज जो थी इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के साथ, वहाँ ऑस्ट्रेलिया अगेंस्ट 138 आया। 2016 में मेलबर्न में 100 आया। उस सीरीज में तो बहुत ही अच्छा खेले। वो एक सीरीज थी 2016 वाली, जहाँ पे रोहित को फर्स्ट टाइम समझ आया था कि रन्स और क्विक रन्स में फ़र्क क्या होता है। ओडीआई सीरीज में इंडिया ने हर बार अच्छी बैटिंग की थी, पर इंडिया 4-1 से सीरीज हारी थी। T20 में हम तीनों मैचेस जीते थे। तो धोनी ने कहा था बैटर्स वर डूइंग गुड, दे वर गिविंग देयर 100%, 110 वाज रिक्वायर्ड। तो इंडिया ने टेम्पलेट चेंज किया था, T20s में थोड़ा ज़्यादा एग्रेसिव खेली थी। तो वहाँ पहली बार हमें समझ आया था कि इट्स गुड टू बैट, बट इट्स इवन इम्पॉर्टेंट टू बैट फास्टर बिकॉज द इंटरनेशनल क्रिकेट इज इवॉल्विंग। 2015 ऑनवर्ड्स तो काफ़ी ज़्यादा इवॉल्व होने लग गई थी, तो हमें वो टेम्पलेट्स थोड़े लेट समझ आने शुरू हुए थे। तो जब 19 में उन्होंने एज अ टेस्ट ओपनर, 19 वर्ल्ड कप तो वी ऑल नो 5 100s, मतलब पहला साउथ अफ्रीका अगेंस्ट ब्यूटीफुल 100 इन चेज, देन पाकिस्तान अगेंस्ट 100 बॉल 140, उनको डेसिमेट ही करके रख दिया। इंग्लैंड के अगेंस्ट चेज में 100, फिर श्रीलंका, बांग्लादेश, मतलब अलग लेवल का वो उनका सीरीज़ था। तब भी बात नहीं होती उसकी, बिकॉज उसमें वार्नर डिड वेल। उसमें सबसे अच्छी बात है कि शाकिब डिड वेल, क्योंकि शाकिब एज अ ऑलराउंडर डिड वेल। बेटर एवरेज में उन्होंने 600 समथिंग रन मारे थे शाकिब ने। वो बहुत बीस्ट सीजन गया था शाकिब का वो वाला वर्ल्ड कप। उसके बाद जो ओपन करने लगे, फिर तो साउथ अफ्रीका अगेंस्ट फर्स्ट टेस्ट मैच में उन्होंने ट्विन 100s मारी। फर्स्ट ओपनर टू डू दैट इन हिज फर्स्ट मैच एज एन ओपनर। फिर तो आई थिंक 19 से लेके 24 तक तो ही वॉज द नंबर 1 ओपनर इन द वर्ल्ड क्रिकेट। 50 के एवरेज उन्होंने स्कोर किया बिफोर द बांग्लादेश सीरीज। 50 के एवरेज एज एन ओपनर, एंड ऑब्वियसली नॉट दैट अक्यूमुलेटर, दैट एनफोर्सर ओपनर। तो इतनी बड़ी कहानी जो मतलब वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड एंड दे टेंड टू मिस आउट ऑन दैट, कि 19 वर्ल्ड कप के बाद जब उन्होंने ओपन करना शुरू किया, अगले 5 साल तक ही वॉज द लीडिंग बैट्समैन फॉर इंडिया अक्रॉस ऑल WTC साइकिल्स। और ये वो टाइम है जब वॉबल बॉल थी, और इसमें इंडिया स्पिनिंग ट्रैक्स देता था बहुत ज़्यादा जनरली। नहीं, और इंडिया इसमें विराट कोहली उसमें काफ़ी स्ट्रगल कर रहे थे। ये विराट कोहली का डाउनफॉल के साथ रोहित शर्मा का जो ये वाला एरा है वो कोइंसाइड करता है काफ़ी ज़्यादा। रोहित शर्मा की ना इस एरा में इनिंग्स गिनाता हूँ। उन्होंने लॉर्ड्स में बहुत प्यारी पार्टनरशिप की थी KL राहुल के साथ। देन आई थिंक 4 टेस्ट मैच में तो इंडिया सॉरन से पीछे था, जहाँ उन्होंने पुजारा के साथ ऑलमोस्ट डबल 100 की पार्टनरशिप की थी। सेकंड न्यू बॉल पे फर्स्ट बॉल पे आउट हो गए थे वो। बहुत प्यारा 100 था। इंडिया वो मैच जीता था वहाँ पे। और फिर चेन्नई में सेकंड टेस्ट मैच में जब इंडिया फर्स्ट टेस्ट मैच हार गया था, वहाँ ही स्कोर्ड अ ब्यूटीफुल 160 ऑन अ रैंक टर्नर विकेट। मतलब 160 उन्होंने ऑलमोस्ट रनर बॉल 100 मारी थी, मार के खुल दिया था पूरा इंग्लैंड को। ऐसी BGT 2023 में हैड अ ब्यूटीफुल 100 अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया। काफ़ी ऐसी अच्छी क्रिटिकल उनकी नॉक्स आई हैं जो दिखाता है कि उस एरा में वो अलग ही जोन में होते थे जब वो फॉर्म में आते थे। अब करते हैं जो लेटेस्ट एरा उनका चल रहा है, वो है 23 से 25 बीस्ट एरा इन ODIs and T20s। 2022 में ना व्हाट वेंट रॉन्ग, इंडिया ने उस पूरे 21 में इंडिया ने ये फील किया कि वी आर लिटिल बिहाइंड इन वाइट बॉल क्रिकेट, क्योंकि हम बहुत फर्स्ट नॉकआउट हो गए थे। उस टाइम हम सेमीफाइनल भी नहीं पहुंच पाए थे पहली बार किसी ICC ट्रॉफी को ऑलमोस्ट 10 साल में। तो हमें फील हुआ कि ये गड़बड़ है कुछ तो हमारी क्रिकेट में। तो रोहित शर्मा ने 22 के पूरे साल बड़ी एग्रेसिव क्रिकेट खेली, बट जब फाइनल्स मतलब वर्ल्ड कप में पहुंचे तो वी प्लेड प्रीटी टिमिडली। हम अपने आप को अनलॉक ही नहीं कर पाए। हम सेमीफाइनल में तो 10 विकेट से हारे
न्यूजीलैंड मतलब इंग्लैंड ने हमारी धज्जियाँ उड़ा दी, वहाँ से रोहित शर्मा वेंट बैक एंड टुक अ कॉल कि इस तरह से हम वाइट बॉल क्रिकेट नहीं खेल सकते, समथिंग हैज़ टू चेंज, एंड देन ही टुक इट ऑन हिमसेल्फ टू रीडिफाइन हाउ इंडियन क्रिकेट शुड प्ले. दैट रोहित शर्मा हैज़ केयर्ड लिटिल फॉर हिज विकेट एंड हैज़ केयर्ड मोर फॉर हिज स्ट्राइक रेट, एंड उसका फ़ायदा इंडिया पिछले 24 वाइट बॉल ICC मैचेस में से 23 मैचेस में जीता है और कन्विंसिंगली जीता है. तो वो एक बहुत बड़ी लेगेसी है. उसके कारण अब हम देखते हैं कि हमारा जो T20 क्रिकेट है वो तो अलग ही लेवल पे चल रहा है. अब हम 200 मारने भी नहीं जाते, हम 300 मारना के एम करते हैं. व्हाट पीपल लाइक अभिषेक शर्मा आर डूइंग नाउ, अभिषेक शर्मा, जायसवाल, तिलक वर्मा, संजू सैमसन, वो टेम्पलेट दिया किसने कि ऐसे खेलना है? रोहित शर्मा ने. एंड दैट इज व्हाई वी हैड फ्लॉलेस 2023 वर्ल्ड कप, जस्ट फाइनल में हम ब्लिप किए. 24 हमारा फ्लॉलेस गया, एंड देन नाउ दिस चैंपियंस ट्रॉफी. क्या डिफरेंस क्या है? मतलब एक हम पहले जो इंटेंट देखते थे विद सहवाग और जो अब इंटेंट है विद रोहित शर्मा, इज देयर एनी डिफरेंस या वही है? ये कंसिस्टेंसी यार, द कंसिस्टेंसी विद विच रोहित शर्मा इज एबल टू डू वो थोड़ी ज़्यादा है. वाइट बॉल में सहवाग करते थे पर उतने कंसिस्टेंट नहीं थे. सहवाग की ज़्यादा हेरोइक्स टेस्ट में है. टेस्ट में ऑलमोस्ट 50 की एवरेज उन्होंने रन मारे हैं. ओडीआई में उनके 25-26 मतलब 35-36 की एवरेज है. तो सहवाग को ऑलमोस्ट सीन ऋषभ पंत टाइप्स ज़्यादा रहा, कह सकते हो कि वाइट बॉल के वो इम्पैक्टफुल प्लेयर रहे हैं. स्ट्राइक रेट बहुत अमेजिंग रहा है, बट उतने रन्स नहीं आए, एवरेजेस वैसी नहीं आई. रोहित शर्मा ऑलमोस्ट 600 रन का आपको वर्ल्ड कप देके गए हैं इस स्ट्राइक रेट के साथ, ठीक है ना. फिर उन्होंने वन ऑफ द लीड, इंडिया के तो लीडिंग स्कोरर ही थे इवन इन 2024 वर्ल्ड कप. चैंपियंस ट्रॉफी में भी अगर वो ब्रेन फेड मोमेंट ना करते तो शायद वन ऑफ द टॉप स्कोरर्स ऑफ द चैंपियंस ट्रॉफी भी बन जाते. तो आप ये सोचो कि इनके साथ ही गेव यू दोज कंसिस्टेंसी इन रन्स ऑल्सो, that in across these 24 matches he almost scored 1000 runs, in fact more than 1000 runs. तो 1000 runs भी आपको दिए इस आदमी ने, और 24 मैचेस में ऑलमोस्ट 50 की एवरेज से, और 110-120 का स्ट्राइक रेट भी दिया, शायद उससे ज़्यादा का स्ट्राइक रेट भी दिया. अब अगर हम बात करते हैं रोहित एज अ कैप्टन, जब कैप्टनसी इनको मिली, पहले हम इसको IPL के लिए करना चाहते हैं या पहले IPL, क्योंकि IPL में कैप्टनसी पहले मिली है उन्हें, तो वी विल टॉक अबाउट दिस फर्स्ट, है ना. सो आपने जैसे बताया कि गिलक्रिस्ट आइडेंटिफाइड फॉर द फर्स्ट टाइम कि दिस गाय हैज सम स्पेशल टैलेंट एज अ लीडर ऑल्सो. क्या वो रीजंस रहे होंगे आपके हिसाब से? बिकॉज नाउ यू हैव सीन हिम इवॉल्व एज वेल. यार एक ना डिफरेंस है, द काइंड ऑफ बैकग्राउंड ही केम फ्रॉम, ही स्टेड इन द ग्राउंड अ लॉट. मतलब स्टार्टिंग में इवन प्रैक्टिस पे अच्छे से टाइमली नहीं पहुंच पाते थे. तो एक बार इनके कोच दिनेश लाल ने काफ़ी डांटा भी था. तो ही सेड कि आई लिव इन अ हाउस जिसमें 4 या 5 फैमिलीज रहती हैं और टीवी भी चल रहा होता, तो मैं सो भी नहीं पाता टाइमली. तो वो ऐसे से माहौल में आए हैं जहाँ पे ही हैज स्टेड ऑन द ग्राउंड अ लॉट. तो उन्होंने वो निटी-ग्रिटीज ऑफ द गेम बहुत सीखी हैं. तो वो जो एक गेम रीडिंग होती है, टैक्टिशियन ब्रिलियंस होता है, वो बहुत ज़्यादा अच्छा आता है. एंड रोहित इज़ वन कैप्टन हु मिक्सेस हिज डिफेंसिव माइंडसेट विद एग्रेशन ब्यूटिफुली. तो उन्होंने ऐसे T20 चेजेस में मैचेस जीते हैं जो शायद कोई और ओपोजिशन कैप्टन सोचता भी ना. क्लासिकल एग्जांपल 2024 का जो पाकिस्तान के अगेंस्ट मैच था, इवन 30 रन्स इन 30 बॉल्स का जो फाइनल्स था, या उससे पहले आप IPL के मैचेस टूर्नामेंट्स के देख लो. 2017 का IPL विन था, मतलब 19 का IPL विन था, जहाँ लास्ट ओवर तक मैचेस लो स्कोरिंग में गए हैं. तो वो एक टेरिटरी ऐसी है जो रोहित शर्मा जहाँ पे अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस और अपनी कूलनेस के साथ वो सिचुएशंस को निकाल जाते हैं. वेरी नेवर पैनिक. तो ओनली टाइम आई हैव सीन हिम पैनिक वाज 2023 वर्ल्ड कप फाइनल, जहाँ मुझे लगा वो एकदम से शट डाउन हो गए. अदरवाइज वो चीज़ें वाइट बॉल में उनके साथ ज़्यादा देखा नहीं है. अगर एक कैप्टन 24 वाइट बॉल मैचेस में से 23 मैचेस जीता है तो कुछ तो वो स्पेशल है, कर रहा है, नो डाउट अबाउट. पर एट द सेम टाइम फिर आप मैच देखते हो, क्रिटिसाइज करते हो, ये विकेट, ये फील्ड खोल क्यों देता है इतनी जल्दी, नया बैटर आया है. चीज़ें वही होती हैं. सैंटनर के बारे में भी लोग कहते हैं स्लिप क्यों नहीं है, ये क्यों नहीं है, वो क्यों नहीं है. जब आप एक मिडलिंग टोटल्स में डिफिकल्ट विकेट्स पे खेल रहे होते हो ना, यू हैव टू स्ट्राइक दैट बैलेंस ब्यूटीफुली कि कहीं 2-3 छक्के पड़ के भी मैच इधर से उधर हो सकता है. तो उस टाइम पे यू हैव टू बेसिकली, वो जो बंदा वहाँ खड़ा है ना, वो ज़्यादा अच्छा समझ सकता है कि मुझे कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है. और ये चीज़ें हम इतने डिफेंसिव माइंडसेट उनका पहले नहीं ज़्यादा देखते थे. ये जब BGT और न्यूजीलैंड सीरीज़ के बाद हमें ज़्यादा दिखा कि वो कहानी आ जाती है, बिकॉज देन ऑब्वियसली द एक्सपेक्टेशन ऑफ बीइंग द कैप्टन ऑफ इंडिया वेज यू डाउन ऑल्सो. बट इस चैंपियंस ट्रॉफी में दोबारा से उन्होंने अपनी पुरानी कहानियाँ दिखाई.
पाकिस्तान के अगेंस्ट व्हेन दे वर रनिंग अवे विद द मैच ही वाज एबल टू ब्रिंग इन द फील्ड इन. उन्होंने फोर्स किया रिजवान को ओवर द टॉप जाए. उन्होंने शॉट शकील को लेग साइड ट्रैप में फंसाया, शॉर्ट बॉल ट्रैप में फंसाया. वी सॉ सिमिलर थिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया मैच ऑल्सो. उन्होंने मिड ऑन मिड ऑफ अप बुला के स्मिथ को कहा कि तुम ऊपर मारने जाओ और स्मिथ बोल्ड हो गए. पूरा ऑफसाइड खोल दिया था उन्होंने और फुल टॉस बॉल पे स्मिथ बोल्ड हुए. उन्होंने मैक्सवेल को बहुत से ट्रैप में फंसाया. तो वी हैव सीन दोज टैक्टिकल ब्रिलियंसेस. इवन फाइनल्स में वी सॉ हाउ इजीली ही वाज एबल टू चोक न्यूजीलैंड इवन आफ्टर सच अ ब्यूटीफुल स्टार्ट दे हैड. तो वही चीज़ें हैं एज अ मतलब ऑब्वियसली मतलब जिन लोगों से ज़्यादा प्यार होता है ना उनके लिए कहीं ना कहीं हम गालियाँ भी उनको ज़्यादा निकालते हो. टॉक्सिक रिलेशनशिप हैशटैग मतलब वो क्योंकि पता है कि इस बंदे के पास इतना कैलिबर इतना कुछ है टू डू वेल. सो व्हेन ही मिसेस आउट ऑन दोज निटी-ग्रिटीज एंड वो प्रोएक्टिव से रिएक्टिव कैप्टन बन जाते हैं तो फिर दिल भी बहुत दुखता है. बट ओवरऑल एज अ वाइट बॉल कैप्टन ही हैज स्टूड आउट. टेस्ट बॉल क्रिकेट में मैं बोलूँगा बिकॉज वो खुद टेस्ट क्रिकेट को उतना टेम्परामेंटली शायद नहीं वैल्यू कर पाते हैं तो वो उस हिसाब से टेस्ट क्रिकेट में अपने आप को एज अ कैप्टन भी नहीं कर पाए, इवॉल्व भी नहीं कर पाए. BGD 23 फर्स्ट मैच इंडिया इजीली जीता. सेकेंड मैच में ऑस्ट्रेलिया डिड द हैरेकरी. वो जीते हुए मैच को उन्होंने हारा. उसके बाद इंदौर में हमें क्लियरली लिखा कि जब स्मिथ के साथ उनका टैक्टिकल चैलेंज आया तो स्मिथ वॉज लिटिल अहेड. तो इंडिया उस लेवल पे नहीं कर पाया जिस तरह से स्मिथ ने उसमें करके दिखाया. और सिमिलर थिंग हैपेंड WTC फाइनल्स ऑल्सो वेयर कपल ऑफ की प्लेयर्स वाज मिसिंग एंड इवन आफ्टर टेकिंग 2 or 3 early wickets इंडिया लेट ऑस्ट्रेलिया ऑफ द हुक. जो हेड आए हेड के अगेंस्ट उनके पास कोई प्लान ही नहीं था. तो ये चीज़ें हैं कि एज अ टेस्ट कैप्टन नो डाउट देयर आर थिंग्स टू बी डिजायर्ड जो वो चीज़ें नहीं मिली हैं जो रोहित से एक्सपेक्टेशन है. बट वाइट बॉल की ही इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट. साउथ अफ्रीका का 23-24 फर्स्ट टेस्ट मैच ही लेट डीन एल्गन ऑफ द हुक. इंडिया के पास रन्स नहीं थे पर उस मैच में फिर भी हम मैच बना सकते थे. कुड हैव डन दैट बेटर बट वो हो नहीं पाया. एंड वो मल्टीपल टाइम्स देखा हमने. BGT में देखा कि रोहित बहुत जल्दी डिफेंसिव माइंडसेट में चले जाते हैं. हमने न्यूजीलैंड सीरीज में देखा कि वी वर नॉट एबल टू चोक. तो मुझे वो लगता है कि मे बी शायद ही वाज जस्ट नॉट एबल टू ग्रैब द इंटीग्रिटीज ऑफ टेस्ट क्रिकेट दैट वेल बिकॉज वो खुद उतने शायद इन्वेस्टेड नहीं थे टेस्ट क्रिकेट में जितने वो शायद वाइट बॉल क्रिकेट में है. दैट इज द ओनली रीजन आई फील. इंग्लैंड होम सीरीज आपको ऑन द कॉन्ट्ररी कुछ लगा था कि शायद उसमें बैलेंस अच्छा था बिकॉज कंसिडरिंग इंडिया वाज लिटिल लो ऑन रिसोर्सेज. विराट नहीं खेल रहे थे, काफ़ी यंगस्टर्स थे उस टीम में, काफ़ी इंजरीज भी थी उसमें. वहाँ मुझे लगता है कि द वे ही हैंडल्ड यंगस्टर्स वाज ब्रिलियंट, है ना, सिंपली ब्रिलियंट. मतलब वो उस सीरीज में इंग्लैंड एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेसबॉल आइडियोलॉजी के साथ आई थी. उस एग्रेसिव आइडियोलॉजी को हमने जिस तरह से नलिफाई किया और जिस तरह से फिर उस सीरीज में हमने डोमिनेट किया पहले टेस्ट मैच हारने के बाद, वो बहुत बड़ी बात थी. एंड कंसिडरिंग यंग टीम के साथ विद लिमिटेड आई थिंक टैक्टिक्स दैट यू हैड ऑन द ग्राउंड आपने आपको मैक्सिमाइज किया. प्लस वो टर्निंग विकेट्स नहीं थी, वो काफ़ी अच्छी बैटिंग सर्फेसेस थे जो कहीं ना कहीं इंग्लैंड को वहाँ पे एडवांटेज था कि हमने रैंक टर्नर्स नहीं दिए थे उनको. एंड देन उसके बाद 2 हॉरिबल सीरीज न्यूजीलैंड BGT. और मैं अगर आज भी बोलूँगा कि अगर एक फॉर्मेट जहाँ पे रोहित शर्मा would sit down and think he could have done a lot more is Test cricket, just because he was just never invested as a player. I personally felt कि जब उनकी as a player stakes गिरे साथ के साथ उनके as a captaincy stakes भी गिरे. तो वाइट बॉल कैप्टनसी की बात करें, वर्ल्ड T20 2022 that was a changing moment of Indian cricket जिसको हम शायद आज से 20 साल बाद भी डिस्कस करेंगे. अच्छा, कि how it changed our approach towards white ball cricket. अब हमारा सेटअप ऐसा है कि एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट 1 decade I think we should rule the world cricket. I personally feel कि वाइट बॉल में हमारी डोमिनेंस अगले ऑलमोस्ट 10 साल तक रहने वाली है. उसके बाद वर्ल्ड कप 23 चुभेगा, बहुत चुभेगा. मुझे लगता है अब 27 का वर्ल्ड कप शायद रोहित खेलेंगे, कोई बात तो हो रही है. इफ इज नॉट गोइंग एनीवेयर इन ODI तो अगला ODI बड़ा सीरीज कौन सा है? 27 वर्ल्ड कप ही है. तो मुझे लगता है शायद खेलेंगे वो, और शायद वहाँ मौका मिलेगा साउथ अफ्रीका में इंडिया को. एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ होने वाली है साउथ अफ्रीका में कि साउथ अफ्रीका में वाटर टेबल हैज़ गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली. तो पिचेस ड्राई हो जाएंगे, पिचेस काफ़ी ड्राई हो चुकी हैं. तो इसलिए इंडियन स्पिनर्स विल ऑल्सो भी इंपॉर्टेंट. और स्पिन को हैंडल कैसे करना है वो 2 ही बंदों को आता है इंडियन क्रिकेट में एज अ कैप्टन, MS धोनी एंड रोहित शर्मा. स्पिन के अगेंस्ट मतलब जो कैप्टनसी टैक्टिक्स है उनकी अलग लेवल की हो जाती है. दे नो हाउ टू बेसिकली हैंडल स्पिन. बट कैन यू रियली थिंक ऑफ गोइंग विद द सेम अटैक? ये नहीं होगा साउथ अफ्रीका में. ऑब्वियसली जो मुझे दिखता है वो ये होगा कि मे बी जडेजा की जगह हम नितिश रेड्डी को देखेंगे क्योंकि सीम बॉलिंग ऑलराउंडर हमें मिल गया. एंड ऑब्वियसली हम शायद अर्शदीप को एज लेफ्ट आर्मर देखेंगे बिकॉज वहाँ पे उन्होंने अच्छा किया भी है. तो बुमराह, अर्शदीप, कुलदीप यादव
स्लैश वीसी एक होंगे ना, एक फ्रंट लाइन स्पिनर तो एक ही होगा और ये 2 पेसर्स एंड देन ऑलराउंडर्स में अक्षर, हार्दिक एंड वन मे बी कैन बी नितिश रेड्डी बिकॉज ऑफ हिज सीम बॉलिंग एबिलिटीज. तो आपके पास 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स, एक स्पिनिंग ऑलराउंडर, एक प्रॉपर स्पिनर और 2 पेसर्स. मेरे को लगता है ये फॉर्मेट से हम जाएंगे. अगर वहाँ पे हमें दिखा कि विकेट्स ड्राई हो गई हैं तो शायद हम कह सकते हैं कि एक और स्पिनिंग मतलब तो स्पिन शायद फिर ये हो ऑलराउंडर, सकता है नीतीश रेड्डी की जगह उसके साथ जाएंगे, एक स्पिन ऑलराउंडर होने के चांसेस कम है उसके. जडेजा के साथ जा सकते हैं. पर अगर आप नीतीश रेड्डी को खिलाओगे वैसे करंट फॉर्म में, गोइंग ऑफ द टॉपिक, तो किसकी जगह खिलाओगे? जडेजा की जगह ही आएंगे यार. अगर आएंगे तो जडेजा की जगह ही आएंगे. वी ऑब्वियसली जडेजा इज आल्सो ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ हिज एज. तो आप 227 के वर्ल्ड कप के लिए अदरवाइज बैटर्स में तो आपके पास कोई है ही नहीं, जगह ही नहीं सोचो ना, बचती. जब 2.5 साल के बाद वर्ल्ड कप है और फरवरी अक्टूबर नवंबर 2027 में, तब तक जडेजा वुड बी 39, रोहित भी 40 के हो गए होंगे. तो बहुत सारी कहानी है वहाँ पे. चले यहाँ श्रीलंका ओडीआई सीरीज 2024 That's the only blip on his white ball career as a captain in last 2-3 years, I would say. पर वो कहीं ना कहीं आप ये भी कह सकते हो कि वो एक्सपेरिमेंटेशन, ज़्यादा एक्सपेरिमेंटेशन too much experimentation था. नए कोच अपने नए तरीके अपनाने चाहते थे. देखो now we have won the Champions Trophy. तो हम बोल सकते हैं क्योंकि उसके कारण हमें अक्षर पटेल मिले. तो हमने अक्षर पटेल को वहाँ पे मौका दिया, हमने सुंदर को भी चांस दिया, पर दोनों में से पास अक्षर पटेल हुए. तो आज उसके कारण हम ट्रॉफी जीत पाए हैं. अक्षर पटेल हैज प्लेड अ वेरी पिवटल रोल इन बोथ द कप्स. तो फिर आई वुड से यस. और उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी 25 आइसिंग ऑन द केक, 2 बिग ICC टूर्नामेंट्स. एक कहीं पे कुछ बोल रहे थे कि एवरीबडी इज सेइंग दैट रोहित इज फैट, रोहित इज फैट, रोहित इज फैट. रोहित कैन नाउ से दैट ही हैज डिलीवर्ड 2 ICC ट्रॉफीज इन 9 months. अब लोगों के मुंह बंद हो जाने चाहिए. रोहित के जो IPL अगर हम स्टैट्स देखते हैं तो ही इज गोइंग हैंड इन हैंड विद धोनी. यस, 5 ट्रॉफीज हैं, मतलब एज अ कैप्टन तो नहीं रहे, धोनी भी नहीं रहे, तो और कैप्टनसी ट्रॉफी. वो तो धोनी कैप्टन तो अभी भी है ही है. मुझे लगता है रोहित का रोल इस IPL टूर्नामेंट में पता है कैसा रहेगा. I personally think so. If he really wants to prolong his international career, that he should just come in as an impact player. बैटिंग करने आए, रन मारे, उसके बाद बाहर बैठ जाए आराम से, छुट्टी, मतलब जरूरत ही नहीं कुछ और करने की. है ना. I personally believe that's what he should do. वही उनको ज्यादा सूट करता है. रोहित एज यूथ आइकन, बहुत सारी चीज़ें हैं यार. पहली चीज़, ही हैज़ ह्यूमनाइज्ड द स्टारडम. उन्होंने ये दिखाया कि एक इतना बड़ा सेलिब्रिटी एक आम इंसान भी हो सकता है. इतना ह्यूमनाइज कर दिया है ना कि काफ़ी लोग भूल जाते हैं व्हाट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट ही इज़. सो एक्सेसिबल, सो ईजीली अवेलेबल, सो ईजी ऑन आईज इन टर्म्स ऑफ हिज पर्सनैलिटी, वेरी ओपन, अलाउज पीपल टू कम एंड इंटरेक्ट विद हिम. मतलब काफ़ी कोलैबोरेटिव कैप्टन है जो लोगों को जगह देते हैं. इंक्लूसिविटी वर्सेस एक्सक्लूसिविटी की भी बात भी हुई थी. रोहित मतलब उत्तपा ने बात की थी कि इज एन इंक्लूसिव कैप्टन, साथ के लेके चलते हैं सबको. बहुत बड़ी बात है इस एरा में वे पीपल हैव काइंड ऑफ ग्लोरिफाइड स्टारडम अ लॉट. Rohit, one guy who's very approachable, and I've heard these stories from people who have interacted with him, who've played with him, that always he tried. जब NCA आते हैं तो गार्ड के बच्चों को कुछ ना कुछ देने की कोशिश करते हैं, उनके साथ बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं. बहुत मतलब वेरी डाउन टू अर्थ गाय. इसका ही रिमेंबर्स हिज बैकग्राउंड. एंड ऐसा नहीं है, एंड ऐसा नहीं है कि उसकी फिर फोटोज वीडियोस डल रही होती हैं कहीं पे. कभी आपको उनके करियर, आपको इनिशियल जर्नी के बारे में पता था? हार्डली एनीबडी नोज अबाउट इट. हार्डली. एक तरफ हम मतलब PR टीम्स कैसे एक्ट करती हैं आप ये समझो. डोंट वांट टू टेक एनीथिंग अवे फ्रॉम विराट कोहली, पर आपने जैसे देखा होगा कि एक चीज़ जो ट्रेंड कर रही हुई है कि वो मोहम्मद शामी के मदर से मिले तो पैर छुए उन्होंने, है ना. दिस इज समथिंग जो अब कर रहा है, ट्रेंड कर रहा है हर जगह. रोहित शर्मा भी ऐसे से ही है और रियल लाइफ में, बट वो किसी को दिखते नहीं है ऐसे होते हुए. वो कभी भी उन्होंने वही कह रहा हूँ ह्यूमनाइज कर दिया स्टारडम को. जब रोहित शर्मा की क्रिटिसिज्म भी बहुत आती है, यू करेक्ट मीन कि क्या ये क्रिटिसिज्म होनी भी चाहिए कि नहीं, जो वो फ्रस्ट्रेटेड दिखते हैं ऑन द फील्ड, जो वो पहले नहीं दिखते होते थे, कि इतने काम कंपोज्ड इंसान आज. अगर इफ इट इज इम्पैक्टिंग हिज प्लेयर्स देन आई वुड से इट इज नॉट गुड, बट आई डोंट थिंक सो दैट इज हैपनिंग. इवन हिज प्लेयर्स नो दैट ही इज दैट काइंड ऑफ अ गाय,
एंड दे टेक इट इन गुड लाइट. जैसे अगर उससे किसी प्लेयर की परफॉर्मेंस खराब हो रही होती तब ये बात हम नहीं कर सकते थे. तो जनरली वी सी हिम जब वो गाली गलौज करते हैं तो वो काफ़ी हद तक वो जो प्लेयर्स हैं, जो उनके टीममेट्स हैं, वो मोर ऑफ उसको थोड़ा उसमें लेते हैं कि यार कि हाँ यार बंदा हाँ, दिल का बंदा इतना ही अच्छा है कि ऐसा ये तो गाली दिल से तो दे ही नहीं सकता ये ये. तो हरभजन ने कहा था कि ही इज द मैन ऑफ गोल्डन हार्ट. ऐसा इतना साफ दिल का अच्छा दिल का इंसान क्रिकेट में हो ही नहीं सकता. वेरी फ्यू पीपल आर लाइक दैट. तो जैसे हम कुलदीप यादव देखते हैं, वो फेवरेट बली के बकरे ही हैं इज वेरी क्लोज टू विराट, वेरी क्लोज टू रोहित, वेरी क्लोज. कुलदीप यादव. या एक मदवाल है जो अभी मुंबई के लिए खेले थे, हम्म. आकाश मदवाल और कुलदीप यादव, दे आर वेरी क्लोज टू विराट, टू रोहित शर्मा. वेरी क्लोज इन अ पर्सनल स्पेस आल्सो. सो मतलब वो वाली बात है कि इतने क्लोज हैं कि यार कि फिर तो तिलक वर्मा इज आल्सो वन गाय, वो भी काफी क्लोज है. बुमराह भी होंगे. बुमराह भी है, यस, बट बुमराह एज अ पर्सन बहुत रिजर्व्ड है. वो ज़्यादा इंटरेक्ट नहीं करते, ज़्यादा वो बात नहीं करते, तो इसलिए. बट ऑब्वियसली वो उनको इतना बड़ा उन्होंने ब्रेक दिया, इतना बड़ा स्टार बनाया, तो व्हाई नॉट. कहीं ना कहीं रोहित शर्मा का जो ये वाला स्पैट था, ये कुछ कंट्रोवर्सीज रही है रोहित शर्मा की भी जिंदगी में. मुंबई इंडियंस was almost a very average team before he took over and he made them a beast. मतलब इस सीजन में हम देखें तो ऑल बेसिस कवर्ड वाली कहानी है उनकी. तो मतलब 6 ट्रॉफी रोहित शर्मा की आनी चाहिए, नो डाउट. एज ए प्लेयर होगी, एज ए कैप्टन नहीं, ऑब्वियसली 7वीं होगी, क्योंकि एक डेक्कन चार्जर के साथ भी जीत चुके हैं. तो वो काफ़ी क्रेडिट जाता है उनको कि उन्होंने कोर पे काम किया, उन्होंने स्काउटिंग सिस्टम पे काम किया, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों को लेयर बाय लेयर बिल्ड किया. दैट्स वाई तो काफ़ी फ्रस्ट्रेटेड भी थे लास्ट सीजन कि जो घर मैंने बनाया वो बिखरता तो अच्छा नहीं लग रहा, जो बातें भी आई थी, सब हुआ था. और मतलब याद रखा उन लोगों में 2011-12 में व्हेन ही वाज ऑल ओवर द प्लेस, तो उन्होंने जो हमारे अब बैटिंग मतलब वन ऑफ द असिस्टेंट कोचेस हैं नैयर भाई साहब, अभिषेक नैयर, उनसे इन्होंने काफ़ी हेल्प ली थी एज अ बैटर काफ़ी हेल्प लिया था. और बाद में ही ऑलवेज गेव हिम क्रेडिट ऑल्सो फॉर दिस. तो ही ऑल्सो शेयर्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड. लेट्स सी, आई जस्ट रियली होप कि इंडियन क्रिकेट का बहुत अमेजिंग टाइम आ रहा है. जो मुंबई इंडियंस वाली कंट्रोवर्सी है, डू यू रियली थिंक इट वाज अ मतलब वो सच में एक कंट्रोवर्सी हुई थी या इट वाज अ प्री प्लान्ड थिंग जस्ट टू गेट आई बॉल्स? नहीं तो यार, ये कैप्टनसी एमआई ने था. एक्चुअली सोचा नहीं था कि इतना एब्रप्ट डिसीजन उनको इतना ज़्यादा बैकफायर करेगा. बहुत कुछ अंडर टेबल भी हुआ है वहाँ पे, बहुत पैसा गया है जीटी के पास, सबको मिला है. मतलब इसलिए ऐसे इस तरह के प्लेयर ट्रांसफर्स होते नहीं हैं क्रिकेट में, एटलीस्ट आईपीएल में. तो इट वॉज अ वेरी इनऑर्गेनिक मूव और उसके रेपरकशन तो फिर आने ही थे. एंड क्लियरली दिखता है कि रोहित शर्मा वॉज नॉट केप्ट इन द लूप. और है ये बिकॉज अब बैटन शिफ्ट होता है टू द यंगर जनरेशन, जो अब मतलब आई वुड से जियो की जो अगली जनरेशन है, वो जो देख रही है चीज़ों को, उनका तरीका अलग है, उनका सोच अलग है. दे वॉन्ट टू डू थिंग्स डिफरेंटली. और ऑब्वियसली हम ऐसा नहीं कह सकते वो गलत भी हैं, क्योंकि 21, 22, 23 3 सीजन कुछ नहीं कर पाई एमआई. रीजंस हैं, बुमराह अवेलेबल नहीं थे, जोफ्रा आर्चर को लिया, वो इंजर्ड थे, बहुत सारी चीज़ें हैं. बट स्टिल ट्रॉफीज होती हैं. तो वंस यू हैव बिकम अ वेरी प्रोफेशनल यूनिट एंड थिंग्स आर वेरी मच हाई स्टेक, तो वहाँ फिर ये चीज़ें होंगी, कुछ ना कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो शायद आपके अकॉर्डिंगली नहीं होंगी. तो दैट्स वाई था ऑन द कार्ड्स तो था कि रोहित शर्मा माइट हैव टू लीव द कैप्टनसी एमआई की. पर हाँ, उनको शायद लूप में नहीं रखा गया, वो गलत है. और उसके बाद उन्होंने वर्ल्ड T20 एज अ कैप्टन जितवाया और अभी सिटी जितवाया, और उसके बाद आप फ्रेंचाइजी में कैप्टनसी नहीं कर रहे होंगे और अब इंडियन टीम के ऑल फॉर्मेट कैप्टन हो, तो फिर वो कहीं ना कहीं थोड़ा अजीब हो जाता है. ये सेटिंग कितनी बिठानी मुश्किल रही होगी कि उसके बाद वो रिटेन हुए हैं. देखो यार, ही हैज़ मेड पीस विद इट, क्लियर सी बात है, बिकॉज ही इज अंडरस्टूड कि आई हैव डन इनफ. शायद अगर वो दूसरी फ्रेंचाइजी में जाते और एज अ कैप्टन जाते तो इस कंट्रोवर्सी को थोड़ी और ज़्यादा हवा लग जाती है. हवा मिलने की बात भी होती है यार. एक एज के बाद वाई वुड यू वाई टू री इन्वेंट द व्हील अगेन? मतलब जाके आप दोबारा से स्क्रैच से सब कुछ बिल्ड करो, सब करो. देखो, एक विनिंग कल्चर बनाना ओवरनाइट आसान नहीं होता. सीएसके तो लेगी ही नहीं, सीएसके तो ऑलरेडी विनिंग कल्चर लेके बैठी हुई है, ठीक है ना. केकेआर में ऑलरेडी सब चीज़ें सही चल रही हैं. टीम्स तो यही पंजाब बनती या दिल्ली बनती जिनके कुछ है ही नहीं, तो फिर वहाँ स्क्रैच से वो कल्चर बिल्ड करने में 3-3, 4-4 साल लग जाते हैं. तो आई डोंट थिंक सो कि इतना ईजी था. तो एमआई ऑल्सो वॉज स्टार्टिंग टू डू वेल बिफोर ही केम इन टू द कैप्टनसी रोल, बट उतनी बातचीत नहीं थी. 2010 में फाइनल तक पहुंचे थे, कुछ चीज़ें होने लग गई थी. तो दैट्स वाई इट वाज लाइक कि उन्होंने उसे अलग ही लेवल पे ले गए. फिर अगर फाइनल्स का कन्वर्जन देखें तो उनका एमआई इज फार अहेड ऑब्वियसली, उनका सीएसके से बेटर है ना, नो डाउट अबाउट इट. एंड एमआई वर्सेस सीएसके जो फाइनल्स में भी जो चलता है उसमें भी वो आगे हैं, नो डाउट अबाउट इट.
वही मैं कह रहा हूँ यार, एक लेगेसी तो उस आदमी ने So, सेट की। अगर थला के पाँव में कोई अगर कांटा रहे हैं तो वो रोहित शर्मा रहे हैं, मतलब जिन्होंने उनके लेगेसी को चैलेंज किया है। चैलेंज करा एंड दोनों बराबर ही खड़े हो चुके हैं। अगर ये 23 वर्ल्ड कप जीत गए होते तो बराबर थे आज, और कम टूर्नामेंट्स में जीते होते। थला 10 आईसीसी में 3 जीते हैं, ये 6 में से 3 जीते होते हैं, जिसमें से 2 तो WDCs ही हैं। तो वाइट बॉल तो 4 ही थे, 4 में से 3 जीत चुके होते, बहुत बड़ी लेगेसी हो जाती है। सो लेट्स होप कि जो नेक्स्ट 27 वर्ल्ड कप है, वी माइट बी एबल टू सी समथिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी। यस, लेट्स सी। मुझे लगता है क्लियर हेडेड होकर रोहित को अगले 2 साल उस पर फोकस करना चाहिए, उसके लिए तैयारी करनी चाहिए। चाहिए। वो टच तो क्लियरली दिखा है फाइनल में। आप चाहे बोल सकते हो ब्रेन फेड मोमेंट बोल लो, या फैटिग बोल लो, या मसल पुल होना कह लो, कुछ भी कह लो आप, पर वो जब तक थे तब तक वो टच में तो पूरे थे। मतलब वो शॉट्स जो उन्होंने लगाए हैं, वो क्लासिकल रोहित शर्मा बैटिंग थी उनकी, जो आप सेकंड डिफिकल्ट सरफेस। और एक चीज़ और जो है देखने वाली है, चैंपियंस ट्रॉफी में भी द वन थिंग ही हैड बीन डूइंग कंसिस्टेंटली वाज to attack their best bowlers. This is what he always does. He always wants to nullify their best bowlers. और वो जो शॉट्स लगाते हैं, वो आगे बढ़ के शॉर्ट बॉल पे, मिड ऑन पे शॉट लगा रहे हैं, जो वो दिस इज नॉट very common, है ना? Not easy at all to pick up the length so early, to have your body balance right, to being able to generate power. it कहना आसान है, स्पिनर्स को मारने इतने मुश्किल होते हैं यार। 140 की बॉल पे तो बहुत मुश्किल है वो शॉट मारना। अभी सोचो सबसे अमेजिंग बात क्या थी, जो कानपुर में टेस्ट मैच हुआ था, उन्होंने बांग्लादेश के फास्ट बॉलर को पहली बॉल से वैसे छक्के मारने शुरू किया था। तो अश्विन ने बात बोली थी कि यार एक आदमी एक सरफेस पे जाता है, पहले तो जज करता है कि यहाँ पे पेस क्या है, क्या होगी, हर विकेट अलग है। फर्स्ट बॉल से आगे बढ़ के ऐसे छक्के फास्ट बॉलर को मारना मीन्स उस बंदे की रीडिंग ऑफ द विकेट कितनी ब्रिलियंट है, उसकी एबिलिटी टू judge surfaces and everything क्या next level है। It is not easy to do it, very difficult to do it so consistently with such success is unheard of in international cricket, to be honest. क्या आपको लगता है कि जब तक by the time रोहित शर्मा will retire from all formats, where do you see him fitting like in the list of legends? Indian legends में सबसे ऊपर हमारे तेंदुलकर आते हैं, फिर विराट कोहली इज़ ऑल्सो अप देयर, गावस्कर इज़ ऑल्सो अप देयर। मुझे लगता है वाइट बॉल में उनकी लेगेसी नो डाउट विराट और सचिन के बाद नंबर 3 पे ही होएगी इन टर्म्स ऑफ व्हाट ही हैज़ डन एज अ बैटर। एंड टेस्ट में तो बहुत पीछे है, टेस्ट में तो भी बहुत सारे हैं, मतलब वाइट बॉल डेफिनेटली। और वाइट बॉल कैप्टन में नंबर 2 पे ऑब्वियसली आफ्टर MS धोनी नंबर 2 पे आ ही जाते हैं, उसमें तो कोई सेकंड थॉट वाली बात ही नहीं है व्हेन यू हैव 2 ट्रॉफीज टू शो। तो वो तो मतलब आई डोंट थिंक सो वी शुड इवन डिस्कस, वो तो ट्रॉफीज ही डिफाइन करती हैं। ऑल टाइम अगर आप देखोगे तो टॉप 5 अगर प्लेयर्स आप निकालोगे तो ऑल फॉर्मेट, ऑल मतलब टॉप 5 इम्पैक्ट वाइज अगर आप निकालोगे तो रोहित शर्मा टॉप 5 में आएंगे। आई डाउट, बिकॉज उसमें फिर राहुल द्रविड़ भी आ जाते हैं आपके पास, उसमें गांगुली भी आ जाते हैं आपके पास। टॉप 10 तो डेफिनेटली यस, मतलब क्योंकि आपके पास फिर सोचो ना, आप ऑल फॉर्मेट की जब बात कर रहे हो तो फिर आपके पास विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली, ये 4 नाम भी हैं। फिर वीरेंद्र सहवाग भी पीछे नहीं रहते हैं। और अगर यही 23 वर्ल्ड कप जीता होता तो शायद टॉप 5 में ही आ जाते। यस, फिर बात अलग हो जाती है, फिर आपकी लेगेसी एक लेवल और ऊपर बढ़ जाती है। फिर आप धोनी से भी ऊपर आ जाते, क्योंकि आपने 4 वाइट बॉल टूर्नामेंट्स में से 3 जीते होते हैं, जो कि इनसेन है। वो आप कह सकते हो, और 24 में से 24 मैचेस जीते और ऑस्ट्रेलिया लेवल डोमिनेंस आ जाती वो तो अलग लेवल की डोमिनेंस। पर डू यू बिलीव दैट वी माइट बी एबल टू रेप्लिकेट दैट डोमिनेंस इन 26 वर्ल्ड कप एज वेल एज 27? आई थिंक सो, बिकॉज वी हैव नाउ द कोर विच कैन। विराट कोहली ने कल स्टेटमेंट दी है कि अब अगले 8 साल तक हम वर्ल्ड क्रिकेट को डोमिनेट कर सकते हैं वाइट बॉल को, वैसा हमारे पास कोर है। चलो लेट्स होप एंड लेट्स एंड दिस पॉडकास्ट ऑन दिस नोट दैट Rohit Sharma is gonna be the architect of India's dominance in white ball cricket. So let's hope कि वो हो, and this podcast is tribute to that person जिन्होंने इतना कुछ करा है, इतनी ज़्यादा शायद कोहली की भी उतनी criticism नहीं हुई है जितनी इनकी criticism हो चुकी है। And from politician making remarks on his personal body appearance to seeing PR campaigns running against him, to seeing him being dropped from his IPL
टीम्स कैप्टनसी, वी हैव सीन एवरीथिंग. मतलब इतने अप्स एंड डाउन्स देख के, और ये सोच के कि वो मुझसे 1 साल छोटे हैं अभी भी. तो इट्स नॉट लाइक दैट ही इज लाइक सम 50-year-old or something. and on top of it the kind of person he is, like the extremely humble person. Yes, and he's been able to, because जब मैं निहाल वेटेरा के फादर से मिला था ना, उन्होंने बहुत तारीफ की थी. कहते वी वांटेड टू मीट हिम, पर निहाल ने बोला नहीं, उसको थोड़ा वो इंट्रोवर्टिश सा है. तो वी वर ऑन आवर वे बैक टू लुधियाना. तो मोहाली खेलने आई थी टीम, चंडीगढ़ खेलने आए थे IPL में. तो ही कॉल्ड हिज डैड एंड सेड कि आप मुझसे मिलके क्यों नहीं किए, प्लीज़ अभी कभी मुझसे वीडियो कॉल करो. कि इसने निहाल ने तो मुझे बताया ही नहीं कि आप मुझसे मिलने के लिए वेट कर रहे थे, मैं आपके रूम में आ जाता है ऑल. तो कुड नॉट इवन इमेजिन कि आदमी मतलब इतना बड़ा स्टार है. उस टाइम पे तो शायद निहाल के कैप्टन भी थे, उस सीजन की बात है ये. काफ़ी प्रेज की थी निहाल की, मतलब ही वॉज ऑल प्रेजेस फॉर हिम. मतलब वो दिख जाता है ना, बिकॉज बिहाइंड द सीन्स बात हो रही थी. ही कुड हैव सेड एनीथिंग. तो उस टाइम पे अगर वो बता रहे हैं तो उसका मतलब, और उनकी आंखों की चमक बता रही थी कि हाउ मच ही मेंट इट. वो तो देखो इतना ही तो ऑब्वियस सी बात है कि हम ये बहुत बार अकेले में बैठ के ये बात करते ही हैं कि जो आपने ज़िंदगी में जो असली कमाया है वो है कि आपके पीछे से लोग आपके बारे में क्या बात करते हैं. तो दैट थिंग इज़ फॉर श्योर दैट रोहित शर्मा ने की जो ये वाली अर्निंग्स हैं, शायद हो सकता है ये अक्रॉस ऑल फॉर्मेट सबसे आगे हो. तो उस कैटेगरी में शायद हो सकता है कि रोहित शर्मा शायद टॉप ही करता है. फैमिली मैन भी है यार, बहुत वेरी फ्यू पीपल अंडरस्टैंड दिस थिंग कि हाउ मच ही वैल्यूज हिज फैमिली, हाउ मच ही गिव्स वेटेज एंड स्क्रीन टाइम टू हिज वाइफ एंड एवरीथिंग. सब कुछ जितना वही चीज़ जो है वो झलकती है, जो अपने टीममेट्स के साथ भी जो इतने ओपन है वो दिखता है, वो क्लियरली दिखता है. चलिए सर, शायद आपके पास साइंड बैट तो पड़ा ही है रोहित शर्मा जी का विद पर्सनल मैसेज, एंड वी रियली होप कि कभी हमें मौका मिले उनसे 5 मिनट भी बात करने का. वुड बी रियली मोटिवेटिंग सेशन इनफ. शायद दिल को सुकून देने वाली कॉन्वर्सेशन होगी जो उनके साथ होगी. तो लेट्स होप समडे वी माइट गेट टू मीट हिम, एंड ऑल द बेस्ट टू हिज फ्यूचर एंडेवर्स. आप कुछ एंड करना चाहोगे पॉडकास्ट में, या रो सकते हो आप अभी? यार क्या कर रहे हैं यार, वो ठीक है ना यार. वो कुछ करना था आपको उनके लिए, वो क्या करना था? कुछ तो करना था आपको. नहीं, कुछ भी सोचा नहीं होता से यार चल ना यार, बहुत हो गया ना यार. चलो ठीक है सर, रोहित टिपिकल स्टाइल. एंड लेट्स एंड दिस ट्रिब्यूट टू Shana. Thank you so much Shana for being part of our lives, and we really hope the best for you. Thank you so much. Thank you.